हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। लास्ट सेशन जो था हमारा वो हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन लाया था। वो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हमने कंप्लीट किया था सितंबर 25 का। आई होप तुम लोग ने देखा है, व्यू किया है, लाइक किया है। अब हम शुरू करने वाले रिवीजन के साथ। तो अब से रिवीजन लेक्चर्स आने वाले। सर ये रिवीजन लेक्चर कौन से किसके लिए सर? जैन 25 स्टूडेंट्स के लिए। तो जो जैन 26 में जो दे रहे सर उनके लिए है। तो तुम लोगों के लिए रिवीजन है। आई होप तुम लोगों ने एक बार रेगुलर क्लासेस वगैरह देखा है कहीं से भी, जहाँ से तुम्हें ठीक लगे। ये सर जो भी लेक्चर्स आने वाले ये क्या होने वाले? रिवीजन वाले। तो आई होप एक बार तुम लोगों ने पहले लेक्चर्स कहीं से देखे, उसके बाद तुम्हें इजी होगा समझने में। क्यों सर? क्योंकि मेरा थोड़ा स्पीड होने वाला है। तो अगर पहले से तुमने देखा तो वेल एंड गुड, नहीं देखा तो स्लो करके देख लेना। क्लियर? तो रिवीजन लेक्चर्स हर यूनिट के और हर चैप्टर्स के आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम सोगा यूनिट 1 से शुरू करेंगे। सर यूनिट 1 पे क्या है? डेफिनेशंस है, सेल क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, प्राइस क्या होता है, वैल्यूएशन वगैरह कैसे क्या करना है, वो होता है यूनिट 1। पूरा बेसिक्स के ऊपर है। क्लियर? अब सर सबसे पहला डेफिनेशन जो है, सबसे पहले तो याद रखना सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करता है होल ऑफ इंडिया में। सेकंड सर ये डील करता है दो चीजों के ऊपर, सेल के ऊपर और गुड्स के ऊपर। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा गुड्स क्या होता है, फिर हम समझेंगे सेल क्या होता है। तो गुड्स में सर डेफिनेशन देखिए क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब सर हर तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में आ जाएगा। हर तरह का, लैपटॉप, फर्नीचर, टीवी वगैरह सब कुछ। अदर देन सर एक्शनेबल क्लेम्स। बच्चों एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है बच्चों? आता हूँ मैं एक मिनट। अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, अदर देन मनी। सर मनी क्या होता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लोन, कैपिटल, ये सब क्या होता है? मनी। तो सर मनी तो ऐसे भी गुड्स में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो मनी, उसका थोड़ी हम थोड़ी बेच या खरीद रहे, वो तो मनी है। सर इंक्लूड्स गुड्स। अब इन्होंने इंक्लूड्स का मतलब क्या है बच्चों? इंक्लूड का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पर लॉ ने क्लैरिफिकेशन दिया कि गुड्स इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स। गुड्स इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स ऑल्सो। तो स्टॉक एंड शेयर्स आपको पता ही है, सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स। So growing crops, grasses and things which are attached or forming part of the land which are agreed to be severed or separated from the land before or under the contract of sale. तो इसका मतलब क्या हुआ सर? गुड्स के डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी आता है, गुड्स के डेफिनेशन में शेयर्स एंड स्टॉक्स आता है, और प्लस क्रॉप्स एंड ग्रासेस आता है। तो तीन चीज आता है सर मूवेबल, एक तो मूवेबल प्रॉपर्टीज सर, एक शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, और साथ ही साथ क्रॉप्स एंड ग्रासेस। सर क्या नहीं आता? इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता, और एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा सर ये एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है? सिंपल, एक्शनेबल क्लेम एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो डेटर है सर, डेटर से क्या होगा? हमें कुछ पैसा मिलने वाला है। तो सर जब ड्यू डेट आएगा तो हम डेटर को कॉल करके बोलेंगे कि भैया 10 दिन हो गया, पैसा दे दो। तो जैसे ही 10 दिन हुआ हम उसे फोन करके बोलेंगे, मतलब वी विल इनिशिएट एन एक्शन। तो एक्शन, और उसे बोलेंगे कि पैसा रिसीवेबल है, हमें पैसा दो, तो हम उससे क्लेम करेंगे। तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या हुआ सर? टेकिंग एन एक्शन टू रिसीव योर क्लेम, इनिशिएटिंग एन एक्शन टू रिसीव योर क्लेम। जैसे डेटर में क्या होता है, उसे फोन करके बोलेंगे अपना पैसा लेने के लिए। इंश्योरेंस क्लेम, जैसे ही मैच्योरिटी क्रॉस हुआ हम उसे फोन करके बोलेंगे हमारा पैसा ड्यू हो गया, हमें दे दो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, तो वो भी क्या हो गया सर? एक्शनेबल क्लेम। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, जैसे ही पैसा जीतेंगे हम उसे बोलेंगे भैया पैसा दो, तो क्लेम करेंगे। तो टेकिंग एन एक्शन टू इनिशिएट क्लेम। एफडी सर, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर होगा हम बैंक वाले को बोलेंगे भैया एफडी हमें पैसा दो क्लोज करके। तो एक्शनेबल क्लेम्स। तो एक्शनेबल क्लेम्स ऑब्वियसली सर डेफिनेशन में, गुड्स के डेफिनेशन में यहाँ पर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ अपना पैसा क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, हम तो अपना पैसा क्लेम कर रहे हैं, तो ये गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएगा। अच्छा सर, स्टॉक एंड शेयर्स आपको पता है। क्रॉप्स ग्रासेस का सर क्या है? ये क्रॉप्स ग्रासेस सर डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, मतलब कैसे है, क्या है? जैसे देखो मान लो एग्जांपल सर ट्री है, तो सर ट्री तो क्या है सर? इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी तो सर गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता। लेकिन इस ट्री में जो फ्रूट्स, इस ट्री में जो वेजिटेबल्स, ठीक है, वो सब जो लगने वाले सर, वो सब क्या है सर? वो सब तो गुड्स के डेफिनेशन में आएंगे, क्योंकि वो तो सर मूवेबल नेचर के। तो वैसे ही यहाँ पर लॉ ने बताया है कि जो क्रॉप्स है, ग्रासेस है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो अग्रीड टू बी सेवरेड, सेवरेड मतलब कट डाउन या सेपरेटेड, तो उसे हम क्या करते हैं सर? सेल, गुड्स के डेफिनेशन में आता है। जैसे ट्रीज तो क्या है सर? इमूवेबल, लेकिन जो ट्रीज में सर जो ब्रांचेस है, वुड्स है, अगर उसको काट के हम सप्लाई करें तो फिर वो क्या होता है सर? वो तो गुड्स के डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि हमने अग्रीमेंट किया कि हम कट करेंगे और फिर बेचेंगे। तो अग्रीड टू बी सेवरेड मतलब सीवियर्ड और सेपरेटेड, अग्रीड टू बी सीवियर्ड और सेपरेटेड।
एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया। तो ये सर गुड्स का डेफिनेशन। तो सर क्या चीज आता है, फिर से मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ सर, मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आएगा, और सर क्या आएगा, क्रॉप्स एंड ग्रासेस, ये तीन चीज आने वाला है। अच्छा सर, गुड्स के डेफिनेशन में क्या नहीं आने वाला, एक्शनेबल क्लेम्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सर अब सेकंड नंबर पॉइंट में, जो है प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, देखो प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब होता है ओनरशिप। गुड्स का ओनरशिप को ही हम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जब हम सेल करते हैं तो सेल में क्या होता है सर, ओनरशिप ट्रांसफर होता है, तब उसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है सर, जनरल प्रॉपर्टी विच मीन्स ओनरशिप राइट्स ऑफ द गुड्स। तो मैंने क्या बोला सर, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है सर, ओनरशिप। अब क्वेश्चन ये आता है सर, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं ओनरशिप का बात कर रहा हूं तो सर ओनरशिप के साथ मेरे पास क्या क्या राइट्स आते हैं सर, क्या क्या राइट्स आते हैं। तो क्या क्या राइट आते हैं बताओ सर, राइट टू यूज, है ना, राइट टू यूज आते हैं सर। और क्या होता है सर, राइट टू कंट्रोल सर। और क्या राइट्स है, राइट टू सेल सर। और क्या राइट्स है, राइट टू डिस्ट्रॉय। तो ये सब राइट्स आते हैं कब, जब मेरे पास गुड्स का ओनरशिप है, मालिकाना हक है, तब ये सर राइट्स वगैरह आते हैं। तो इन्हीं राइट्स को हम कहते हैं सर क्या, जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मतलब जनरल मतलब प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, जनरल मतलब ये सब जनरल राइट्स है। तो दिस आर द जनरल राइट्स जो ओनरशिप पे आते हैं। तो सर इसका मतलब हुआ प्रॉपर्टी सर दो तरीके का होता है, एक होता है सर जनरल और एक होता है स्पेशल। हाँ सर करेक्ट, जनरल और स्पेशल। सर जनरल का मतलब तो हुआ कि जनरल प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप के सारे राइट्स, मतलब ऑल द राइट्स, ऑल राइट्स ऑफ ओनरशिप, उसको हम कहते हैं सर जनरल प्रॉपर्टी, सारे राइट्स ओनरशिप के। सर स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है सर, सम राइट्स, जब कुछ ओनरशिप के राइट्स किसी के पास होते हैं तो उसे हम कहते हैं सर स्पेशल प्रॉपर्टी। सर समझ नहीं आया सर, आप बोल रहे हैं कि सारा राइट्स है तो जनरल स्पेशल है, मतलब एग्जांपल दीजिए सर, एक एग्जांपल। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक एग्जांपल मान लो बच्चों, ए के पास गुड्स था, ठीक है, और ए ने क्या किया बच्चों, गुड्स को प्लेज कर दिया, प्लेज किसके पास कर दिया बच्चों, बी के पास। तो ये कौन हो गया बच्चा, जब तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम रिवाइज किया, हालांकि हम रिवाइज करेंगे, तो ये पॉनी हो गया और ए कौन हो गया बच्चों, पॉनर। अब गुड्स किसके पास है, बी के पास है। सो ओनर कौन है, ए। तो ए के पास अभी भी देखो ओनर तो यही है, तो मैं बोल सकता हूँ सर ए के पास क्या है, जनरल प्रॉपर्टी, क्योंकि ए के पास राइट्स तो है ही। लेकिन बी के पास क्या है सर, गुड्स का पोजेशन है, पोजेशन। इसका मतलब पोजेशन बी के पास है, अगर पोजेशन बी के पास है इसका मतलब बी के पास क्या है सर, स्पेशल प्रॉपर्टी, क्योंकि पोजेशन बी के पास है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, कुछ राइट्स जो है वो जब किसी और के पास होते हैं तो उसे हम कहते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर पोजेशन किसके पास है, बी के पास, तो इस पोजेशन को हम कहेंगे स्पेशल प्रॉपर्टी। बाकी जो भी राइट्स है वो तो सब ए के पास है। तो ए के पास तो जनरल प्रॉपर्टी, क्योंकि ओनर तो यही है, मालिक तो यही है, उसने तो सिर्फ गुड्स गिरवी रखा है, और बी के पास पोजीशन है, और क्योंकि बी के पास पोजीशन है तो बी के पास स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो अगर मान लो ए डिफॉल्ट करता है तो बी क्या कर सकता है, उस गुड्स को बेच सकता है। ठीक है, तो याद रखना बी के पास क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल सर, जैसे मान लो बेलमेंट। बेलमेंट में क्या होता है बच्चों, जो बेली होता है, बेली, उसके पास गुड्स का क्या होता है, पोजीशन होता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड, है ना, क्योंकि वापस हमें रिटर्न बैक भी तो करना पड़ता है। तो जो गुड्स का पोजीशन जब तक रहता है तब तक बेली के पास क्या रहता है, स्पेशल प्रॉपर्टी ओवर द गुड्स। इसी को हम कहते हैं सर स्पेशल प्रॉपर्टी। आई होप अभी तुम लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टी भी होता है, स्पेशल प्रॉपर्टी भी होता है। जनरल प्रॉपर्टी मतलब सारा राइट्स एक पर्सन के पास, स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब कुछ राइट्स किसी और के पास भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। गुड्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ बच्चों, और प्रॉपर्टी का डेफिनेशन भी हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलते सर प्राइस। प्राइस का मतलब हुआ पैसा, सर पैसा का मतलब हुआ कंसिडरेशन। तो प्राइस का मतलब है मॉनिटरी कंसिडरेशन। सिर्फ कंसिडरेशन नहीं, कंसिडरेशन तो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। ये है मॉनिटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। सर क्या प्राइस एसेंशियल है, ऑब्वियसली, क्योंकि जब तुम सेल का डेफिनेशन पढ़ोगे वहां प्राइस आएगा। देखो ये सब डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेट डेफिनेशन पढ़ना है सेल का, इसीलिए हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं।
तो गुड्स का पढ़े, प्रॉपर्टी का पढ़े, प्राइस का मतलब है सर मॉनेटरी कंसिडरेशन, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर प्राइस ही नहीं है तो फिर सर सेल ही नहीं है, तो फिर सर ये यूनिट अप्लाई नहीं होगा, सोगा अप्लाई नहीं होगा अगर प्राइस ही नहीं है। मतलब सर हम समझे नहीं सर, ये आप जो बोल रहे हो उससे हमें कुछ समझ में आया नहीं। देखो सिंपल, ए ने गुड्स बेचा है, ठीक है, और बदले में सर ए ने क्या किया है, 30,000 लिया है। अब ये 30,000 जो लिया है सर, ये क्या है, मॉनिटरी कंसिडरेशन। तो सर ये मॉनिटरी कंसिडरेशन को हम क्या कहते हैं, प्राइस। अच्छा सर एक बात बताइए, ए ने सर गुड्स बेचा, सर ए ने बेचा है गुड्स, सर उसने प्राइस नहीं लिया, उसने क्या किया है, ए ने गुड्स बेचा और बदले में सर क्या किया है, सेकेंड हैंड गुड्स ले लिया है, सर सेकेंड हैंड गुड्स ले लिया है। तो सर ये सर ये क्या हुआ सर, ये क्या हुआ बताइए सर, कैश नहीं लिया, सिर्फ गुड्स लिया, गुड्स बेचा और गुड्स लिया। तो सर क्या ये सेल में कवर्ड होगा, मैंने क्या बोला है, प्राइस मतलब मॉनेटरी कंसिडरेशन। तो सर ये गुड्स लिया, ये क्या है सर, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, और क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है तो ये गुड्स के प्राइस के डेफिनेशन में नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताइए, ए ने सर गुड्स बेचा, ठीक है सर ए ने गुड्स बेचा बी को, सर बी ने क्या किया है सर, गुड्स भी दिया, सर बी ने प्राइस भी दिया। मान लो टीवी बेचा, पुराना टीवी 10,000 का और 20,000 कैश में, हो सकता है ना सर ये वाला जो केस था ये तो क्या था सर, ये तो था सर प्योर एक्सचेंज। सर प्योर एक्सचेंज भी हम कहते हैं बार्टर, गुड्स दिया और गुड्स लिया। लेकिन सर यहाँ तो गुड्स दिया, सेकंड हैंड गुड्स भी लिया प्लस कैश भी लिया, तो सर ये बार्टर तो नहीं है लेकिन ये एक्सचेंज है। अब सर आप बताइए, सर आपने कहा कि मॉनेटरी कंसिडरेशन होना चाहिए, सर यहाँ मॉनेटरी कंसिडरेशन है, लेकिन सर यहाँ तो सर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी है, सर दोनों है। अब बताइए सर क्या अब ये प्राइस स्कोप में आएगा, आंसर इज यस, ये प्राइस के स्कोप में आएगा और इसमें सर सोगा अप्लाई होगा। तो इसका मतलब सर हमारा रूल क्या निकलता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी कंसिडरेशन है, चाहे वो फुल मॉनेटरी कंसिडरेशन हो चाहे वो पार्ट मॉनेटरी कंसिडरेशन हो, वो दोनों हमारे सोगा में कवर होगा, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होने वाला है। तो वही लिखा हुआ है मॉनेटरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट। अगर देखो गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी, अगर गुड्स मनी के लिए दिया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के लिए सर, इसे कहते हैं बार्टर, मतलब प्योर एक्सचेंज, गुड्स दो गुड्स लो। सर अगर हाँ ये देखो पार्ट इन कैश पार्ट इन काइंड अगर है, गुड्स दिया है बदले में कैश भी लिया बदले में गुड्स भी लिया सेकंड हैंड, तो फिर सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा, क्लियर है। अब गिफ्ट, सर गिफ्ट में तो क्या है, कंसिडरेशन ही नहीं है सर, हम तो मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में, तो वो तो सर ओब्वियसली सेल के स्कोप में ही नहीं आएगा, तो वो इस एक्ट में नहीं आएगा सर, क्लियर है। तो गिफ्ट तो ऐसे भी नहीं आने वाला सर, फ्री में दे रहे हो, ठीक है। तो गुड्स हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, प्राइस हुआ। अब बायर और सेलर क्या होता है सर, बायर मीन्स जो खरीदने वाला है, सेलर मतलब जो बेचने वाला है। सर अब सर ये बताइए, बायर में लिखा पर्सन हु बाइज, सेलर में लिखा है सेल्स, ठीक है सर, ये अग्रीज टू बाय और अग्रीज टू सेल किया है। अब रुक जाओ, जब हम अग्रीमेंट टू सेल पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये डेफिनेशन, अब सर मेन डेफिनेशन में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ वेयर बाय द सेलर, सर सेलर कौन है, जो बेचेगा, ट्रांसफर्स मतलब ट्रांसफर कर रहा है, और अग्रीज टू ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। सर सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। सर प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, गुड्स में मैंने क्या बोला था, मूवेबल आएगा सर, यस, क्रॉप्स आएगा, यस, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आएगा, यस, ये तीन चीज आने वाला है, ठीक है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अल्टीमेटली क्या होता है सर, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर, या तो वो ट्रांसफर कर रहा है या अग्री कर रहा है। अब क्या होता है, अग्री में होगा, वेलकम, अग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस का मतलब मॉनेटरी कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, तो ये तो सर आप हमें समझ में आ गया, लेकिन सर अब ये अग्री वाला जो आपने सस्पेंस बना के रखा है, सस्पेंस, ये हमें बताइए क्या है। देखो सर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो लैपटॉप का, टू सेल लैपटॉप। तो सर हमने क्या किया है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए ने बी को लैपटॉप बेचा और बदले में बी से वो प्राइस
लेगा 50,000 या 60,000। तो यहाँ पर क्या है सर, हमने लैपटॉप बेच दिया है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया टू सेल लैपटॉप और ये हमने बेच दिया है, मतलब यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट किया ओनरशिप हो गया सर हमारा यहाँ पर, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर हमने अग्रीमेंट मतलब हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम लैपटॉप यहाँ पर सेल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ सर, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है अभी के अभी, मतलब जब जैसे ही तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया तुम्हारा ओनरशिप होता है ट्रांसफर, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तुम्हारा ओनरशिप होता है ट्रांसफर। अच्छा सर, अगर मान लो ए ने बी के साथ क्या किया था सर, अग्रीमेंट किया था। क्या अग्रीमेंट किया था कि अग्रीमेंट था मैं लैपटॉप तभी बेचूंगा सर, कम करते दो, पहले अग्रीमेंट उसने किया लैपटॉप का और प्राइस क्या था 50,000। अब इसने क्या अग्रीमेंट किया था कि मैं लैपटॉप बेचूंगा आफ्टर 7 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर ए ने क्या किया, अग्रीमेंट किया है कि 7 दिन के बाद बेचूंगा, अभी बेचा नहीं है, 7 दिन के बाद, मतलब जब 7th डे होगा तब जाके सर क्या होगा, वो सेल होगा। तो अभी तो सर क्या है, अभी तो इट इज एन अग्रीमेंट टू सेल, कि हम लैपटॉप आपको बेचेंगे 7 दिन खत्म होने के बाद। तो जैसे 7th एक्सपायर हुआ उसके बाद ये बन जाएगा सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तब तक ये क्या होने वाला है सर, अग्रीमेंट टू सेल। या फिर सर और भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर तो क्या है सर, तुमने डेट मतलब एक 7 डे, मतलब यहाँ पर तुम फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करो। तो एक तो सर ये हुआ अग्रीमेंट टू सेल, मतलब जहां पर हम फ्यूचर डेट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे। या फिर हम बी को बोलेंगे कि हम तुम्हें लैपटॉप देंगे और तुम प्राइस हमें पहले दो, फर्स्ट यू पे प्राइस देन वी गिव यू द ओनरशिप। जब तक पैसा नहीं मिलने वाला तब तक ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होने वाला। तो यहाँ पर क्या किया, इसने अग्रीमेंट किया है, अग्रीमेंट तो किया है टू सेल लैपटॉप, लेकिन सर यहाँ पर क्या होने वाला सर, ओनरशिप ट्रांसफर कब होगा, जब प्राइस आएगा तब जाके सर ओनरशिप ट्रांसफर होगा, तब जाके इट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तब जाके इट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अभी तो क्या है सर, अग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, और सर क्या हो सकता है अग्रीमेंट टू सेल के सर, कुछ और एग्जांपल देखो। आप तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर, हम क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन अलग से करेंगे, लेकिन एज एन एग्जांपल्स मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि अग्रीमेंट टू सेल के सर क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो मशीन, ए ने अग्री किया मशीन बेचने का, बी ने सर एक कंडीशन रखा कि मशीन जो है सर वो क्या होना चाहिए, रनिंग कंडीशन में, तभी जाके मैं मशीन खरीदूंगा। तो यहाँ पर क्या है सर, हमने कंडीशन रख दिया। जैसे पहले हमने क्या किया था, पेमेंट का कंडीशन रख दिया, यहाँ हमने रनिंग का कंडीशन रख दिया। तो जब वो रनिंग मशीन कंडीशन में आ जाएगा तब मैं मशीन खरीदने वाला हूँ। तो तब तक क्या है सर, इट्स एन अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, मशीन रनिंग कंडीशन में लाओ फिर जाके मैं मशीन खरीदने वाला हूँ, तो दिस बिकम्स एन अग्रीमेंट टू सेल। जैसे मान लो गारमेंट्स, सर गारमेंट्स के केस में क्या होता है सर, गारमेंट्स के केस में क्या होता है कि मैंने तुम्हें कपड़ा दिया, तुम उसे स्टिचिंग करके दो। तो यहाँ पर क्या है, जो स्टिचर है वो क्या करता है कि स्टिच करके देता है। तो यहाँ पर क्या है, अग्रीमेंट है कि हम आपको स्टिचिंग करके बेचेंगे, अभी बेचा नहीं है, जब वो स्टिच विच सब हो जाएगा उसके बाद जाके हम आपको इसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अग्रीमेंट टू सेल है, फ्यूचर में सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है। क्लियर है, तो ये सब सर एग्जांपल्स है अग्रीमेंट टू सेल के। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें क्या किया है, बैंगल दिया है और मैंने बोला कि मुझे चाहिए आप डिजाइन करके दो। तो यहाँ पर सेलर ने एक अग्रीमेंट किया कि देखो 7 दिन में हम तुम्हें डिजाइन करके दे देंगे। तो ये जो 7 दिन में डिजाइन करके दे देंगे ये क्या है सर, अग्रीमेंट टू सेल। 7 दिन के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगा। क्लियर है, तो अग्रीमेंट में क्या है सर, तुमने अग्री किया है कि तुम फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करोगे ओनरशिप, या फिर कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही तुम ओनरशिप ट्रांसफर करोगे। क्लियर है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो इसका मतलब हुआ सर अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम इलैप्सेस, मतलब जैसे वो टाइम लिमिट क्रॉस हो 7 डेज या 10 डेज, और व्हेन द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जैसे कंडीशंस फुलफिल हो या टाइम इलैप्सेस। ठीक है, तो ये है सर अग्रीमेंट टू सेल।
और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बीच का फर्क। तो इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर। क्लियर है? अच्छा सर, आपने हमें बोला कॉन्ट्रैक्ट सेल और अग्रीमेंट टू सेल। सर अब हमें ये बता दीजिए आप कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है। तो मैंने क्या बोला, सेल के केस में सर क्या होता है, प्रॉपर्टी इमीडिएटली पास ऑन होता है। अग्रीमेंट टू सेल में सर क्या होता है, प्रॉपर्टी पास ऑन तो होता है लेकिन फ्यूचर डेट में होता है। ठीक है सर, सेल के केस में एग्जीक्यूटेड है। क्यों एग्जीक्यूटेड है सर? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। अग्रीमेंट टू सेल में तो सर एग्जीक्यूटरी है। एग्जीक्यूटरी कैसे है सर? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होगा, अभी तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एग्जीक्यूटरी। तो सर प्रॉपर्टी पास ऑन टू द बायर इमीडिएटली, यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी पास ऑन होगा फ्यूचर डेट में, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी। अच्छा सर अब ये ब्रिज में क्या है, ब्रिज। सर ब्रिज बताइए, ब्रिज का मतलब क्या है? जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, ब्रिज का मतलब होता है सर उल्लंघन। उल्लंघन मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को वायलेट कर देना। अच्छा सर मान लीजिए ए ने बी के साथ क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है सर, ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब मान लो सर बी ने क्या किया, प्राइस पे नहीं किया। तो इस केस में ए क्या करेगा सर, ए जो है वो बी के अगेंस्ट स्यू कर सकता है। ठीक है, स्यू फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस। ठीक है, अच्छा मान लीजिए सर बी ने क्या किया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया बी के साथ। सर बी ने प्राइस तो पे कर दिया लेकिन ए ने सर क्या किया, गुड्स डिलीवर नहीं किया। तो इस केस में सर बी भी ए के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है फॉर डैमेजेस और सर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सर ये हमें यूनिट 4 में समझ में आएगा, बट अभी के लिए इतना याद रखना, कोई भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है तो यहाँ पर तुम डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो बायर ने उल्लंघन किया तो सेलर स्यू करेगा फॉर प्राइस, अगर सेलर ने उल्लंघन किया तो बायर डैमेजेस वगैरह क्लेम करेगा। क्लियर है? आई होप ये तुम्हें क्लियर होगा। अब देखो, तो वही लिखा हुआ है, सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस। सेलर के, मैंने बोला अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया तो बायर से पैसा लो, और अगर सेलर ने डिलीवर नहीं किया तो सेलर से डैमेजेस लो। तो ये तो हो गया सर ब्रिज के केस में। सेल के केस में क्या रेमेडी है? अच्छा अग्रीमेंट टू सेल में सर क्या होगा? सर अग्रीमेंट टू सेल का बताइए। देखो ध्यान से, मान लो ए और बी है। ए ने अग्रीमेंट किया, ए ने मान लो ऑफर किया टू सेल बाइक। सर कितना, 6000। तो यहाँ पर सर अग्रीमेंट टू सेल है। कब मान लो देगा? आफ्टर 7 डेज। मान लो जैसे मान लो आज मान लो 25 तारीख है, तो हमने बोला कि हम तुम्हें 5 दिन के, मान लो 30 तारीख को हम तुम्हें क्या देंगे, बाइक का ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। हमने आज अग्रीमेंट कर लिया कि 30 तारीख को तुम बाइक लेके चले जाना, तो अग्रीमेंट टू सेल है। अब मान लो 5 दिन के भीतर क्या होगा, मान लो कुछ भी हो सकता है। पहले मान लो बायर ने क्या किया, ये बाइक कहीं और से खरीद लिया। अब जैसे ही 30 तारीख आया, बायर ने बोला मैं नहीं खरीदने वाला, मैंने किसी और से खरीद लिया। तो अब सेलर क्या करेगा, बेचारा सेलर क्या करेगा, यही बाइक सी को बेच देगा। मान लो सी को बेचा 5000 रुपए में, तो ये जो नुकसान है सर, नुकसान 1000 रुपए का, ये तुम डैमेजेस क्लेम करोगे फ्रॉम बी। क्यों? क्योंकि बी के साथ हमने अग्रीमेंट तो किया। देखो हमने बी को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया, मानता हूँ, लेकिन अग्रीमेंट तो किया ना। और क्योंकि अग्रीमेंट किया है तो डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि बी ने अग्रीमेंट कहीं और से खरीद लिया। बी खरीद सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने मतलब अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन अग्रीमेंट तो किया है। और क्योंकि अग्रीमेंट किया है तो उसके कारण अगर मान लो बी नहीं खरीदता और फिर मुझे किसी और को बेचना पड़े और अगर कुछ नुकसान हो तो वो डैमेजेस में क्लेम कर सकता हूं। तो याद रखना अग्रीमेंट टू सेल में ना तुम हर वक्त देखो, अग्रीमेंट टू सेल में याद रखना ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, अगर मान लो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता लेकिन तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर है? अच्छा सर मान लो अगर इसका ऑपोजिट केस हो गया, सर मान लीजिए इसका ऑपोजिट हो गया कि ए ने अग्रीमेंट किया है टू सेल। ठीक है, ए ने अग्रीमेंट किया है टू सेल। अच्छा मान लो फिर ए ने ही सर किसी और को बेच दिया, जिसके वजह से सर बायर को नुकसान हो गया। तो सर क्या बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर के अगेंस्ट? आंसर इज यस। तो डैमेजेस तो तुम क्लेम कर सकते हो। सर सिंपल है, डैमेजेस कौन क्लेम करेगा? अग्रीव्ड पार्टी। तो अग्रीमेंट टू सेल में याद रखना, अगर तुमने गुड्स किसी और को बेच दिया, तुम बेच तो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुमने बेच दिया तो सामने वाला पार्टी तुमसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ अग्रीव्ड पार्टी कैन स्यू फॉर द डैमेजेस नॉट फॉर द प्राइस। प्राइस के लिए तुम ऐसे भी नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट टू सेल हुआ है ना, अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हुआ नहीं, तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ याद रखना
अगर मान लो तुमने कुछ एडवांस दे दिया, ठीक है, मान लो तुमने एडवांस दे दिया है और फिर तुमने एडवांस दिया और फिर क्या था, अग्रीमेंट टू सेल था, और मान लो सेलर ने किसी और को बेच दिया, तो फिर वो जो एडवांस जो दिया ना वो तुम रिकवर कर सकते हो, ठीक है, एडवांस तुम रिकवर कर सकते हो क्योंकि तुमने एडवांस दिया ना, तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स तो वो तुम कर सकते हो, ठीक है, एडवांस रिकवर कर सकते हो, डैमेजेस भी ले सकते हो, लेकिन प्राइस रिकवरी नहीं होने वाला। डन है सर। नेक्स्ट क्या है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी। सिंपल है सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, और जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मैं ये पहले ही बोल दे रहा हूं, सिंपल है बच्चों, जिसके पास ओनरशिप है ना, याद रखो रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ये हर वक्त तुम्हें याद रखना बच्चों, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, मतलब जिसके पास ओनरशिप उसी के पास रिस्क। अगर ओनरशिप सेलर के पास है तो सेलर का रिस्क, अगर ओनरशिप बायर के पास है तो बायर का रिस्क। सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर मान लो गुड्स में कोई गुड्स अगर क्या होता है सर, डैमेज होता है, या मान लो गुड्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो उस केस में सर, तो उस केस में उसका रिस्क, वो जो डैमेज या डिस्ट्रॉय के कारण जो नुकसान हुआ है सर, लॉस, उसका रिस्क किसके पास रहेगा, डिपेंड करता है ओनरशिप किसके पास है, ठीक है। अब ये लॉस सर जो रिस्क है ये किसके पास है सर, डिपेंड्स कि ओनरशिप किसके पास है। अगर ए के पास ओनरशिप है तो नुकसान ए का, अगर बी के पास ओनरशिप है तो नुकसान बी का है। तो सर ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है सेलर से बायर, वो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 कि व्हाट इज द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। बट इतना पता है सर, अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है फ्यूचर डिफरेंट, ठीक है। अच्छा सर, तो इस केस में सर सेल में क्या होगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, तो सर लॉस अगर कुछ हुआ, डैमेज हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, तो नुकसान किसका है, लायबिलिटी ऑफ बायर। और अग्रीमेंट टू सेल में, तो अग्रीमेंट टू सेल में क्या है सर, ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ, और क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ तो नुकसान भी किसका है, सेलर का। सर बर्डन ऑफ रिस्क भी वही सेम, सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो बायर का, इसमें किसका है, सेलर का, ठीक है। देखो दोनों पॉइंट सेम ही है, बस उन्होंने अलग अलग दिया, यहाँ लिख दिया उन्होंने लॉस और डिस्ट्रक्शन, यहाँ अभी उन्होंने लिखा है रिस्क ऑफ लॉस, बस ये है, तो वो दोनों सेम पॉइंट्स है, बस उन्होंने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। सर ये क्या है, नेचर ऑफ राइट्स, सर क्रिएट्स जस्ट इन रेम जस्ट इन पर्सोनम। अब सर ये देखो क्या है, जस्ट इन रेम जस्ट इन पर्सोनम, एक होता है सर, ये बेसिकली लैटिन वर्ड्स है सर, जस्ट इन रेम, और ये है सर जस्ट इन पर्सोनम। पर्सोनम क्या होता है सर, पर्सोनम देखो, जस्ट इन रेम मतलब होता है सर राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, ये कहते हैं सर जस्ट इन राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। सर जस्ट इन पर्सोनम क्या होता है, राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन, उसे कहते हैं सर राइट इन पर्सोनम। पर्सोनम मतलब पर्सन, तो राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन। रेम का मतलब है सर होल वर्ल्ड, तो राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। सर इसका मतलब क्या है सर, ये तो आपने हमें खाली बोल दिया सर, हमें एग्जांपल देके समझाओ, ऐसे थोड़ी हमें समझ में आएगा सर, हम स्मार्ट बच्चे, हमें जल्दी से नहीं समझ में आता सर, तो आप हमें थोड़ा आराम से समझाइए ना सर, तू का अभी समझाते हैं, टेंशन मत लो। देखो सर, ए ने किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बी के साथ, तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है सर, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है बी को, और बी बिकम्स दी ओनर। तो सर मैं कह सकता हूँ जैसे ही बी बिकम्स दी ओनर ऑफ द गुड्स, बी हैज द राइट ओवर दी गुड्स, मतलब उसके पास राइट्स है सर, कौन से राइट्स है, ऑल द राइट्स, सारे राइट्स है ओवर द गुड्स, मतलब अब वो ओनर हो गया पूरे दुनिया के लिए। जैसे ही तुमने प्रॉपर्टी बेचा, बी हो गया सर ओनर पूरे के पूरे दुनिया के लिए, नाउ ही हैज ऑल द राइट्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, तो इसे कहते हैं सर राइट इन रैंक, मतलब जस्ट इन रैंक, ठीक है। ये कब होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होगा, क्योंकि तुमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, तो जिसके पास ओनरशिप उसके पास सारा राइट्स है ओवर द गुड्स। अच्छा तो सर अग्रीमेंट टू सेल में मैंने क्या बोला कि सर प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं होता है, प्रॉपर्टी पास ऑन होगा कब, ऑन अ फ्यूचर डेट। तो यहाँ पर सर बी अभी ओनर नहीं बना, सर बी अभी ओनर नहीं बना है, बी इज नॉट दी ओनर, तो ओनर तो कौन है सर, अभी भी सेलर है। लेकिन हाँ सर, हाँ लेकिन सर अगर मान लो ए क्या करता है, ए ने अगर मान लो कुछ वायलेशन किया है, मतलब अगर उसने प्रॉपर्टी नहीं बेचा, गुड्स नहीं बेचा, किसी और को बेच दिया, तो यहाँ पर सर क्या हो गया, बी के पास राइट आ जाएगा, राइट टू क्लेम डैमेजेस, ठीक है। तो अगर राइट टू क्लेम डैमेजेस हो गया तो इसका मतलब इसी को हम कहते हैं, अब ये राइट टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम होम,
फ्रॉम मिस्टर ए, क्या वो दूसरे से डैमेजेस क्लेम कर सकता है? नहीं सर, ऑब्वियसली कैसे करेगा सर, अग्रीमेंट तो ए के साथ है ना, तो ए से डैमेजेस क्लेम करेंगे। तो इसी राइट को हम कहते हैं सर राइट इन पर्सोनम, राइट इन पर्सोनम, डैमेजेस क्लेम किया जाएगा मिस्टर ए से। तो इसे कहते हैं मतलब राइट इन पर्सोनम मतलब है सर राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो अग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता तो वो राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन ही होने वाला है। अगर उस पर्सन ने कोई भी उल्लंघन किया, वायलेशन किया, किसी और को बेच दिया तो हम उसी से डैमेजेस क्लेम करेंगे। तो हमारे पास दो ओनरशिप तो नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप तो नहीं आता बायर के पास, लेकिन डैमेजेस तो वो क्लेम कर सकता है, तो डैमेजेस तो एक ही पर्सन से क्लेम करेगा, इसलिए राइट इन पर्सन है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन यहाँ तो सर ओनरशिप आ गया बायर के पास पूरे के पूरे गुड्स पे, और वो सबके लिए वो ओनर कौन होने वाला? बी होने वाला पूरा दुनिया के लिए, तो इसलिए राइट इन राइट। क्लियर है सर? राइट ऑफ रीसेल। अब सेल में क्या है सर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया बायर के पास, अब बायर जो है वो तो रीसेल कर सकता है लेकिन सेलर रीसेल नहीं कर सकता था। अच्छा, अग्रीमेंट टू सेलर मैंने तुम्हें बोला सेलर चाहे तो किसी और को बेच सकता है, वो अलग बात है कि बी डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर से, मतलब बायर जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर से। क्लियर है? तो सेलर में सेल द गुड्स इन द ओनरशिप इज विद सेलर, लेकिन याद रखना डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अग्रीमेंट टू सेल में मेन सर यही है, तुम बेच तो सकते हो, सेलर कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन डैमेजेस क्लेम किया जा सकता है फ्रॉम द बायर। अच्छा सर, अब ये क्या है? इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। तो ये समझते हैं हम, थोड़ा सा हमें अब टॉपिक से हटना पड़ेगा 2 मिनट के लिए ताकि हम इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट समझ पाए। ठीक है? तो सर इंसॉल्वेंसी में होता क्या, पहले तो बताता हूँ इंसॉल्वेंसी होता कैसा। तो अगर इंसॉल्वेंसी नहीं पता फिर मतलब क्या टॉपिक समझते सर? तो इंसॉल्वेंसी का मतलब बहुत बच्चे बोलते हैं सर लायबिलिटी ग्रेटर देन एसेट्स। नहीं, लायबिलिटी ग्रेटर देन एसेट्स तो है ही, प्लस प्लस अनेबल टू पे योर ड्यूज, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी। सर पर्सन हुज लायबिलिटी इज ग्रेटर देन एसेट्स प्लस अनेबल टू रीपे हिज ड्यूज, दैट पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। ठीक है? तो सर अनेबल टू पे ड्यूज। सर ये ड्यूज का मतलब क्या है? ड्यूज का मतलब सिंपल करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो सर इंसॉल्वेंसी का मतलब हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब उसके बाद सर सुनो ध्यान से, मान लो सर ए हो जाता है इंसॉल्वेंट। ठीक है? अच्छा सर, अगर ए इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा सर? अब ए इंसॉल्वेंट हो गया, मान लो ए के बुक्स में क्या है सर, मान लो एसेट्स है, और उस एसेट्स का सर जो मार्केट वैल्यू है ना वो है सर कितना, 30 लाख। और सर ए के बुक्स में जो लाइबिलिटीज है ना, मान लो ए के बुक्स में 2 लाइबिलिटी है। ठीक है? मान लो पेबल टू मिस्टर ए, पेबल टू बी। सर पेबल टू ए है मान लो सर 25 लाख, और पेबल टू बी है सर मान लो अनदर 25 लाख। ठीक है? तो इसका मतलब सर कितना है रेशियो, 1:1 है। ठीक है सर, हमें पता है पेबल टू 8, तो इसका मतलब टोटल पेबल सर कितना है, 50 लाख। तो क्या है, लाइबिलिटीज सर ग्रेटर देन एसेट्स प्लस अनेबल टू पे ड्यूज, तो ए हो गया सर इंसॉल्वेंट। अब इस केस में होता क्या ना सर, अब क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया है तो कोर्ट क्या करेगा सर, कोर्ट क्या करेगा, एक बंदे को अपॉइंट करेगा ए के लिए। उस बंदे को हम कहते हैं सर ऑफिशियल असाइनी, मतलब जिसको कोर्ट अपॉइंट करेगा, ऑफिशियल असाइनी बोल लो या ऑफिशियल रिसीवर बोल लो। अब वो बंदा कौन अपॉइंट करता है सर, कोर्ट अपॉइंट करता है। किसके लिए अपॉइंट करता है सर, इंसॉल्वेंट पर्सन के लिए। सर क्यों अपॉइंट करता है, ताकि ये इंसॉल्वेंट पर्सन के एसेट्स को अपने कंट्रोल में ले सर, अपने कंट्रोल में ले, प्लस उस एसेट्स को सर बेचे प्लस सर प्लस उस पर्सन के जो लाइबिलिटीज है उसको भी हम पे ऑफ कर दे। ये सारा काम कौन करने वाला है, ऑफिशियल असाइनी। तो सर कोर्ट अपॉइंट करता है एक बंदे को जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल असाइनी। क्यों अपॉइंट करता है सर, ताकि उस इंसॉल्वेंट पर्सन के एसेट्स को कंट्रोल में लिया जा सके, उसे बेचा जा सके और उसके लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जा सके। क्लियर है? तो अब इस केस में सर क्या होगा, एसेट्स 30 लाख कंट्रोल में लिया जाएगा और उसमें से लायबिलिटीज पे 25-25 है, पूरा तो पे नहीं होगा सर। तो इस 30 लाख को हम क्या करेंगे, 1:1, मतलब 15 लाख ए को पे करेंगे, 15 लाख बी को पे करेंगे, 15-15। ठीक है? अब जो नहीं पे कर पाए वो नहीं पे कर पाए, अब वो ए बी का नुकसान होने वाला, क्या ही करे। ठीक है? तो ऑफिशियल असाइनी का सर काम होने वाला ये ऑफिशियल असाइनी का काम। क्लियर है? गॉट इट? अच्छा ठीक है सर, हमें इतना तो सर समझ में आ गया इंसॉल्वेंसी होता कब है और ये ऑफिशियल असाइनी का काम क्या है। अब सर इसका सेल और अग्रीमेंट टू सेल से सर क्या लेना देना है, असाइनी इंसॉल्वेंसी क्या लेना देना सर? अब ध्यान से देखो क्या लेना देना है। मान लो सर ए और बी
के बीच में होता है सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है ऑन इमीडिएट बेसिस। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब अब देखो इसमें दो केस हो सकते हैं। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल, अब इसमें मान लो प्रॉपर्टी पास ऑन हुआ और बी को सर क्या करना है, प्राइस पे करना है। क्लियर है। अच्छा, इफ फर्स्ट केस सर, अगर मान लो सर ए, मतलब ए कौन है सर, सेलर, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है सर, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पर सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, इसका मतलब क्या है सर, ओनरशिप तो पास ऑन हो गया, तो इसका मतलब जो ए का ऑफिशियल असाइनी है सर, क्या वो प्राइस रिकवर कर सकता है बी से? आंसर इज यस, प्राइस तो रिकवर कर सकता है ना, क्योंकि ओनरशिप पास ऑन हो गया। और मैंने बोला था उसे अपॉइंट किया था इंसॉल्वेंट पर्सन के लिए, ताकि वो उसके एसेट्स को कंट्रोल में ले, उसको बेचे और पे ऑफ करे। अब जो उसने बेच दिया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, उसके लिए प्राइस तो रिकवर कर सकता है, तो ऑफिशियल असाइनी ऑफ ए कैन रिकवर द प्राइस फ्रॉम बी। क्या सर गुड्स रिकवर कर सकता है? गुड्स नहीं रिकवर कर सकता, गुड्स तो बेच डाला इन्हें, गुड्स तो बेच डाला, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गया, तो ऑफिशियल असाइनी प्राइस रिकवर कर सकता है। क्लियर है। अच्छा सर, जो अगर मान लो सर बी, जो बायर है सर, बायर, अगर मान लो सर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो मुझे बताओ जो बायर का ऑफिशियल असाइनी है सर, क्या वो गुड्स ए से क्लेम कर सकता है? ऑब्वियसली यस, क्योंकि सेल हो गया, तो वो यहाँ पर गुड्स तो क्लेम, मतलब गुड्स अपने कंट्रोल में ले लेगा, है ना, गुड्स कंट्रोल में लेगा और गुड्स उसको बेचेगा और गुड्स को बेच देगा बी का ऑफिशियल असाइनी। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी गुड्स को कंट्रोल में लेगा और उसको बेचेगा। सर मुझे बताओ, क्या यहाँ पर जो मतलब क्या बायर का जो ऑफिशियल असाइनी है वो गुड्स बेच के क्या उसे प्राइस देना पड़ेगा ए को? आंसर इज यस, हमने बोला प्राइस रिकवर करोगे तो ऑब्वियसली जो ऑफिशियल असाइनी है बायर का, उससे क्या करना पड़ेगा, प्राइस भी पे करना पड़ेगा। तो गुड्स कंट्रोल में आ जाएगा बायर की ऑफिशियल असाइनी में, और फिर उसे जितना हो सके उतना तो पैसा देना ही पड़ेगा, जितना हो सके। ठीक है, तो ये तो समझ में आया सर। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, इसका मतलब सर क्लियर है कि सेल हो गया ना, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया ना सर, तो अब सेलर का ऑफिशियल असाइनी प्राइस रिकवर कर सकता है, और बी का जो ऑफिशियल असाइनी है सर, उसके पास तो गुड्स आ गया, उसके पास तो गुड्स कंट्रोल में आ गया, प्राइस भी उसको देना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सर, आप बताइए, अब बताइए सर, अब बताइए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो, अब बताइए सर। मान लीजिए सर हमारे मन में डाउट आ रहा है सर, डाउट आ रहा है सर, अगर मान लीजिए अग्रीमेंट टू सेल हुआ सर, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल तो सर हम भी बता देते हैं, ईजी था सर, आप बताइए अग्रीमेंट टू सेल में सर। रुको बच्चों, बताते तुम टेंशन मत लो, हम बताते ना अभी। ए सेलर है, बी बायर है सर। सर सबसे पहले बताओ, पहले एग्जांपल कौन सा ले, सेलर का लेते हैं। अगर सेलर इंसॉल्वेंट होता है, इफ ए, अगर सेलर सर क्या हो जाता है, इनसॉल्वेंट। अब मुझे बताओ, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी क्या करेगा सर, यहाँ पर सर क्या है, अग्रीमेंट टू सेल है, तो क्या ऑफिशियल असाइनी प्राइस रिकवर कर सकता है क्या? सर ओनरशिप तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ, प्राइस रिकवरी किस बात का? आंसर इज नो। सर क्या ऑफिशियल असाइनी के पास गुड्स का कंट्रोल रहेगा? आंसर इज यस, क्योंकि ओनरशिप तो अभी भी सेलर के पास है सर। अच्छा सर, अगर बी जो बायर है, बायर अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मुझे बताओ बायर के पास तो सर अभी तक जो ऑफिशियल असाइनी आएगा बायर के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, बायर का तो बेचारा कौन है, क्या बोलते सर, हाँ बायर ने तो अभी अग्रीमेंट टू सेल किया, तो बायर के पास तो सर अभी तक गुड्स ही नहीं आया, तो ऑफिशियल असाइनी जो है बायर का, उसके पास गुड्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ओनरशिप तो आया नहीं। अच्छा उसके बाद सेकंड सर, प्राइस, यहाँ पर क्या प्राइस पे करने का जरूरत है? आंसर इज सर नो, यहाँ पर प्राइस पे करने का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ तो अग्रीमेंट टू सेल ही है, अभी तो ओनरशिप ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर ना ही प्राइस पे करने का जरूरत है और ना ही गुड्स। लेकिन हाँ सर, अब सेलर का ऑफिशियल असाइनी है, अगर मान लो अग्रीमेंट टू सेल है और सेलर का ऑफिशियल असाइनी क्या करेगा सर, वो गुड्स तो सर, गुड्स तो उसी के पास रहेगा, और सर क्या वो प्राइस रिकवर कर सकता है? सर इसमें प्राइस रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन याद रखना बायर जो है वो प्राइस तो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो अभी हुआ ना, एग्रीमेंट टू सेल है, तो गुड्स जो है वो इसके ऑफिशियल असाइनी के कंट्रोल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक अग्रीमेंट टू सेल है सर, अग्रीमेंट टू सेल, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ ही नहीं है, तो सिंपल है, गॉट इट। अब एक बार तुम पढ़ो डिफरेंस, देखो सेलर अगर इंसॉल्वेंट होता है, तो मैंने क्या बोला, अगर देखो सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो वो क्या करेगा, प्राइस रिकवर कर लेगा, प्राइस रिकवर कर लेगा। अग्रीमेंट टू सेल में सर क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बोला ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो ही विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स। सर अगर मान लो बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, एक सेकंड रुको, अग्रीमेंट टू सेल एक बार हटाओ, पहले सेल का देखते रुको, तो सेल का ऑफिशियल असाइनी प्राइस रिकवर करेगा, और अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर के पास क्या आ जाएगा सर, गुड्स का क्या आ जाएगा, कंट्रोल, एंड बायर को
और उसको प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स, ठीक है सर। ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स, यही मैंने बोला था। यहीं पर देखो, ये देखो क्लियरली हमने यहाँ पर डिस्कस किया है बच्चों, प्राइस भी रिकवरी होगा और बायर का जो ऑफिशियल असाइनी है उसके पास गुड्स का कंट्रोल भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सर अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो मैंने क्या बोला, ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो गुड्स का कंट्रोल तो ऑफिशियल असाइनी के पास रहेगा, प्राइस रिकवर नहीं कर सकते। और बायर का जो है उसके पास क्या है सर, उसके पास तो ना ही गुड्स का कंट्रोल है और ना ही प्राइस पे करने का कोई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है। तो यही चीज मैंने बोला, ना गुड्स आएगा ना प्राइस होगा, कुछ नहीं होगा बायर के पास, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है, क्लियर है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है, तो तुम लोग क्या करना है, तुम लोग सिंपल लिखना। मैंने देखो सिंपल, तुम जब भी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे ना, तो हर तुम क्या करना, अगर सेल है तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मतलब सिंपल। अगर सेल मतलब अगर मान लो सेल या एग्रीमेंट टू सेल कुछ भी हो, अगर सेलर इंसॉल्वेंट होता है तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तुमको। और अगर मान लो क्या बोलते हैं, अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है तो कंट्रोल ओवर द गुड्स के हिसाब से लिखना। तुम ऑपोजिट भी लिख सकते हो, बस तुम कंसेप्ट याद रखना, कंसेप्ट कि सर अगर सेल हुआ है और सेलर अगर मान लो सर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो ऑफिशियल असाइनी है वो प्राइस रिकवर कर सकता है, और जो बायर है उसका अगर वो इंसॉल्वेंट होता है तो उसका ऑफिशियल असाइनी के पास क्या हो जाएगा सर, गुड्स का कंट्रोल आता है। अग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा सर, ऑफिशियल असाइनी सेलर का प्राइस रिकवर नहीं कर पाएगा, और बायर का जो ऑफिशियल असाइनी है उसके पास भी सर गुड्स का कोई भी कंट्रोल नहीं आने वाला है, क्लियर है, डन। अब चलते हैं सर, सेल और एग्रीमेंट टू सेल होता है हमारा अच्छे से खत्म विद एग्जांपल्स विद ऑल द कंसेप्ट क्लैरिटी। इंसॉल्वेंसी का डेफिनेशन मैंने लिखा वही, अ पर्सन इज said to be insolvent when he is unable to pay the dues, when he ceases to pay his debt in ordinary course of business, or cannot pay his debt as they become due, ठीक है। तो liability greater than assets plus unable to pay the debt। अच्छा ठीक है सर, हो गया सर, समझ में आ गया। अब सर क्या है, अब हम समझते हैं सर ये हायर परचेज क्या है सर। हायर परचेज, पहले डेफिनेशन देखो बच्चों, हायर परचेज मीन्स एन अग्रीमेंट अंडर विच द गुड्स आर लेट ऑन हायर। सर लेट ऑन हायर मतलब गुड्स हमने दिया है किराए में दिया है बच्चे, कि यूज करो, तुम यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें पैसा देते रहो। तो गुड्स आर लेट ऑन हायर एंड अंडर विच द हायरर हैज एन ऑप्शन टू परचेज। हायरर के पास सर ऑप्शन है कि वो उस गुड्स को चाहे तो खरीद भी सकता है, चाहे तो नहीं भी खरीद सकता, उसके बाद ऑप्शन है सर टू परचेज। और सर ये ऑप्शन टू परचेज मतलब जो है ये परचेज कब करेगा सर, मतलब अगर परचेज करना तो परचेज कब करेगा, जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो बायर के पास आ जाता है ओनरशिप। तो लेट ऑन हायर एंड अंडर विच हायर हैज एन ऑप्शन टू परचेज एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या सर इंक्लूड करता है, पोजेशन ऑफ द गुड्स क्या है, मैंने बोला पोजेशन तो इमीडिएटली चला जाता है, क्योंकि किराए में दे रहे हो ना, तो पोजेशन तो इमीडिएटली चला जाता है। कंडीशन क्या है कि तुम्हें इंस्टॉलमेंट पे करना है। सेकंड, प्रॉपर्टी कब पास होता है सर, लास्ट इंस्टॉलमेंट में। सर थर्ड सर, सच पर्सन हैज अ राइट टू टर्मिनेट बिफोर द प्रॉपर्टी पासेस। अच्छा उसके बाद क्या है सर, राइट टू टर्मिनेट मतलब अगर अभी राइट टू टर्मिनेट बेसिकली क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर बायर पैसा नहीं देता, अगर बायर डिफॉल्ट कर देता है तो फिर वो क्या करेगा, सेलर के जो मतलब बायर नहीं मतलब जो मतलब जिसने गुड्स किराए में लिया, अगर वो क्या कर रहा है सर, मान लो उसने डिफॉल्ट कर दिया तो फिर जिसने गुड्स हायर में दिया है वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा और अपना गुड्स ले लेगा वापस, ठीक है, अपना गुड्स ले लेगा वापस। तो इसी को कहते हैं कि हमारे पास राइट भी है, हम टर्मिनेट कर सकते हैं इन बिटवीन बिफोर द प्रॉपर्टी पासेस। तो अगर सामने वाला बंदा ने पैसा नहीं दिया तो हम गुड्स वापस ले लेंगे और टर्मिनेट कर देंगे, बस यही है। तो सर हायर परचेस का एक एग्जांपल लेके समझाइए सर, ऐसा तो हमें नहीं समझ में आएगा, एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है। देखो सर मान लीजिए ए के पास है मशीन और ये मशीन चाहिए था सर बी के पास। अब ये मशीन सर 50 लाख का है, अब बी के पास 50 लाख रुपए मान लो कैश नहीं है, तो बी ने बोला एक काम करो, मुझे तुम मशीन किराए में दे दो, मैं तुम्हें क्या करता हूँ हर महीने 10,000 देता रहूँगा, ठीक है, और ये तुम मुझे काम करो 5 साल का अग्रीमेंट बना लो, 5 साल तक 10,000 रुपए देता रहूँगा, और जैसे ही 60th मंथ आएगा, 60th मंथ जैसे ही 5 साल कंप्लीट हुआ, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 का पे करूंगा मेरे पास आ जाएगा ओनरशिप। तो इस अग्रीमेंट को हम कहते हैं हायर परचेस अग्रीमेंट। सर यहाँ पर 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है सर। हायरर जो गुड्स किराए में लिए उसके पास क्या है सर, पोजीशन है सर, वो क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है 10,000, पोजीशन है, इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। प्रॉपर्टी पास ऑन होगा सर लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में, और बीच में अगर चाहे तो सेलर क्या कर सकता है सर, टर्मिनेट
कर सकता है, सेलर क्या कर सकता है सर, टर्मिनेट कर सकता है। क्लियर है, गॉट इट। अच्छा क्या सर मतलब अगर मान लो सेलर को सर मान लो गुड्स वापस चाहिए, तो क्या वो वापस भी ले सकता है? आंसर इज यस, वो वापस भी ले सकता है। उस केस में सर बी क्या करेगा, सर बी को क्या करना है, कुछ नहीं, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स बी पे नहीं करेगा और क्या, क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी तो पास ऑन हुआ नहीं। तो बीच में अगर सेलर चाहे तो कभी भी अपना मशीन वापस ले सकता है, ठीक है। और अगर बी डिफॉल्ट करता है तो भी वापस ले सकता है, नहीं करता, अगर मान लो ए मतलब मान लो ए ने डिसाइड किया नहीं मेरे को मशीन अपना वापस चाहिए, मुझे यूज करना है, तो ए चाहे तो ए के पास राइट है सर टू टर्मिनेट। क्यों सर राइट है, क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुआ है, बी के पास ऑप्शन है टू परचेज, और बी कब खरीदेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो ए चाहे तो बीच में ही क्या कर सकता है सर, सेलर नहीं सॉरी, जो गुड्स किराए में दे रहा है वो चाहे तो बीच में ही अपना प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, ठीक है। तो तुम अपना प्रॉपर्टी बीच में वापस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर तुमने प्रॉपर्टी ले लिया, राइट टू टर्मिनेट अगर तुमने एक्सरसाइज कर लिया, तो फिर जो हायरर है वो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट तुमको पे नहीं करेगा। तो दिस इज योर हायर परचेज का डेफिनेशन। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, अग्रीमेंट है सर, लेट ऑन हायर है, गुड्स जहां पर तुम हायर में दे रहे हो, एंड हायरर के पास ऑप्शन है टू बाय देम, और कंडीशन क्या है, पोजीशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, ओनरशिप ट्रांसफर होगा लास्ट पेमेंट में, एंड राइट टू टर्मिनेट है, जो गुड्स किराए में दे रहा है उसके पास राइट है टू टर्मिनेट, ठीक है, राइट है टू टर्मिनेट बिफोर द ओनरशिप पासेस, ठीक है। अच्छा अब सर अब सर डिफरेंस देख लो, मैंने क्या बोला प्रॉफिट, अब देखो इसी के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आया है सितंबर 25 में, मैंने जब आई थिंक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किया था तो मैंने बोला था स्टेट क्वेश्चन है, नोट्स के हिसाब से देखो, नोट्स में मैंने बकायदा लिखा है सब कुछ। तो प्रॉपर्टी क्या हो रहा है सर, ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है बायर को इमीडिएटली, इसमें से ट्रांसफर कब होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट में। सर बायर जो है वो ओनर बन जाता है, यहाँ पर बायर कौन है सर, एक तरीके से बेली हुआ ना, बेली कौन होता है, जो गुड्स को यूज करता है, तो गुड्स के पास पोजीशन उसके पास है, तो ये एक तरीके का बेली हुआ। तो यहाँ पर बायर है, यहाँ पर बेली है, यहाँ पर प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर लास्ट इंस्टॉलमेंट। दो डिफरेंस तो बहुत ही सिंपल है, ये दो डिफरेंस तो सर बहुत ही सिंपल है। अच्छा सर एक बार इसको रुक जाओ, फिर ये देखो यहाँ पर सर क्या है, हाँ अच्छा यहाँ पर रुको, बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ परचेजर फ्रॉम, मतलब मान लो तुमने बेचा, ए ने बेचा बी को, सर क्या बी सी को बेच सकता है, आंसर इज यस, क्योंकि बी के पास ओनरशिप है तो बी बेच सकता है सी को, तो बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोना फिडे परचेजर। सर हायर परचेज के केस में मान लो ए ने गुड्स किराए में दिया बी को, और बी मान लो क्या बी सर बेच सकता है किसी को, आंसर इज नो, हायरर कैन नॉट पास द टाइटल इवन टू अ बोना फिडे परचेजर, जब तक वो जब तक बी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता, जब तक वो ओनर नहीं बनता तब तक वो टाइटल पास ऑन नहीं कर सकता टू अनदर बायर। तो वही लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ टाइटल। इसका हम एक और पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है सर, रीसेल। सेल के केस में क्या बायर रीसेल कर सकता है, हायर परचेज के केस में रीसेल तुम कर ही नहीं सकते, जब तक तुम पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते बकायदा, तब तक रीसेल नहीं, क्योंकि ओनरशिप तो आया नहीं, ओनरशिप तो आएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो सर चार डिफरेंस तो बहुत सिंपल है, एक तो इमीडिएट ट्रांसफर लास्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर बायर होता है, यहाँ पर कौन होता है बेली, सर यहाँ पर बायर जो है वो किसी और को भी बेच सकता है, यहाँ पर तुम बेच नहीं सकते जब तक लास्ट में पे नहीं करते, यहाँ पर बायर रीसेल कर सकता है, यहाँ पर हायर जो है वो रीसेल, हायर परचेजर वो रीसेल नहीं कर सकते जब तक पूरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते। अब ये दो चीज क्या, अब ये सर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रिस्क है, देखो ध्यान से, अगर मान लो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है और अगर मान लो तुमने ब्रिज कर दिया, तो फिर क्या होगा, तुमको प्राइस पे करना पड़ेगा, वही लिखा बाउंड टू पे द प्राइस। हमने बोला कि सेलर कैन स्यू द बायर फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस, तो बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता, बायर को प्राइस देना पड़ेगा। अच्छा हायर परचेज के केस में मैंने बोला कि हायर चाहे तो क्या कर सकता है सर, बीच में अगर मान लो वो चाहे, मतलब जिसने किराए में दिया या जिसने किराए में लिया, वो चाहे तो बीच में टर्मिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हायर टर्मिनेट कर सकता है विदाउट एनी लाइबिलिटी, तो वो टर्मिनेट तो कर सकता है, गुड्स उसे वापस देना पड़ेगा, लेकिन उसका लाइबिलिटी नहीं है टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अच्छा अगर मान लो सर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो यहाँ पर मान लो अगर सेल है, तो सेल के केस में तो क्या होता है सर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर के पैसा तो लेंगे, लेकिन अगर मान लो पैसा नहीं ले पाए तो सेलर का नुकसान। लेकिन हायर परचेज केस में क्या, अगर मान लो जिसने किराए में लिया वही इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, तो हम अपना गुड्स क्या करेंगे सर, वापस ले लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स अगर तुम देखोगे ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं क्या है, सिमिलर है या लिंक्ड है, ठीक है, सिमिलर है या लिंक्ड है। तो एक मिनट रुक जाओ, खाली मेरे को सिर्फ एक मिनट दो।
चलो क्लियर है बच्चों। तो सर डिफरेंसेस क्या है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें सिंपल याद रखना कि देखो बायर को प्राइस तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, बायर को प्राइस तो देना पड़ेगा। हायर परचेस के केस में मैंने बोला अगर तुम टर्मिनेट कर देते हो तो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना पड़ा, गुड्स तुम्हें वापस देना पड़ेगा, ठीक है। बायर और हायर के पर्सपेक्टिव से सोचो, बायर और हायर के पर्सपेक्टिव से अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर जितना रिकवर कर सकता है उतना रिकवर करेगा, बाकी नहीं। लेकिन अगर मान लो हायरर जो हायर परचेजर अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या करेगा, अपना गुड्स वापस दे दो और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट अगर पे नहीं कर पाया तो वही रिमेनिंग पे नहीं कर पाएगा तो गुड्स वापस दे दो, बस यही है। तो दिस इज द डिफरेंसेस जो यहाँ पर हमने लिखा है। तो टोटल यहाँ पर 6 डिफरेंसेस है, ये 6 डिफरेंसेस तुम्हें याद रखने हैं। देखो कैसे याद होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है वो, सेकंड सर यहाँ पर बायर है, यहाँ पर कौन है सर, बेली है। सर थर्ड हायर परचेजर गुड्स किसी और को फर्दर बेच नहीं सकता जब तक लास्ट मिनट पे नहीं करते। सेकंड सर टाइटल भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, सिंपल है, ठीक है, ना ही वो रीसेल कर सकता है ना ही वो टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, ना ही वो टाइटल ट्रांसफर कर सकता है किसी और को, ना वो रीसेल कर सकता है। सेम पॉइंट ही है, बस उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो पॉइंट सेम ही, बस उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन और इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, इसको भी इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हो तो हम क्या करेंगे, बायर से प्राइस रिकवर करेंगे, यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुम क्या करोगे, गुड्स अपना वापस ले लो और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट पे करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर का नुकसान तो होने वाला है क्योंकि जितना रिकवर करोगे ठीक, बाकी तो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हायरर या हायर परचेजर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो हम अपना गुड्स वापस ले लेंगे, बस उतना ही कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द केस, इट गोज विद द डिफरेंस। तो बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर उन्होंने मेन देखो ये 2 और ये 2 है तो सेम ही, बस उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में याद है हमने, जैसे ये वाला तो इजी है, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर बायर। अब जैसे ये वाला, ये दोनों सेम पॉइंट्स है, लायबिलिटी एंड बर्डन ऑफ रिस्क, लेकिन 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो वैसे यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है, एक तो टर्मिनेशन और एक इंसॉल्वेंसी। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, मतलब एक तो हो गया मान लो ओनरशिप के बेसिस में, एक हो गया बायर और बेली के बेसिस में, एक हो गया टर्मिनेशन, एक हो गया इंसॉल्वेंसी, सर एक हो गया रीसेल, एक हो गया ट्रांसफर क्रेडिट। अगर ये बेसिस पे तुमने याद रख लिया तो भी चल जाएगा, तो भी तुम इजीली अपना पॉइंट बना लोगे, क्लियर है। तो अब सर हायर परचेज भी हो गया सर हमारा, अग्रीमेंट टू सेल भी हो गया सर हमारा, चैप्टर खत्म। अरे रुको भाई, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। अच्छा सर सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर क्या था, अब इसके ऊपर इतना रेलेवेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल है। तुम अगर गुड्स बेचते हो तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, लेकिन अगर मान लो तुम गुड्स नहीं बेच रहे हो, तुम सर्विसेज ऑफर करते हो, सर्विसेज तुम किसी के लिए काम कर रहे हो, उससे लेबर चार्जेस लेते हो, ठीक है, तो फिर वहां पर क्या है सर, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। ये सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सोगा में कवर नहीं हो, मतलब सिंपल है, जहां तुम सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेबर चार्जेस रिकवर कर रहे हो, वो क्या होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर होता है, ठीक है, वो सेल ऑफ गुड्स में नहीं माना जाएगा। अब सर सेल और बेलमेंट, देखो सेल बेलमेंट में सिंपल है, सेल में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है, बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा, तुम उसे यूज करने के लिए दे रहे हो, वो गुड्स वापस तुम्हें रिटर्न कर देगा। सर उसके बाद सेल में सर क्या कंसिडरेशन होता है, बेलमेंट में तुम्हें अगर याद होगा, बेलमेंट ग्रेट्युटोस भी हो सकता है, नॉन ग्रेट्युटोस भी होता है, हम पढ़ेंगे जब हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, सेल के केस में रिटर्न नहीं होता, बेलमेंट के केस में तुम रिटर्न कर दो। तो यही 3 डिफरेंसेस है, बहुत इजी, इसमें कुछ है ही नहीं समझने के लिए, बहुत ही सिंपल है। जब बेलमेंट हम समझेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगा हमें, ठीक है। अच्छा अब बच्चे चलते हैं, अब सर हमने तो पढ़ लिया गुड्स क्या होता है, गुड्स क्या होता है सर, गुड्स क्या होता है बच्चों, मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, क्रॉप्स एंड ग्रासेस। क्या नहीं आता सर गुड्स में, एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आता, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आता है, ठीक है सर। सर अब टाइप्स ऑफ गुड्स में क्या, देखो टाइप्स ऑफ गुड्स बहुत अच्छे से और बहुत इजी वे में समझते हैं सर। उन्होंने टाइप्स ऑफ गुड्स डिवाइड किया सर 3 पार्ट्स में, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो सर है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होता है बच्चों फ्यूचर गुड्स, और एक होता है बच्चों क्या, कॉन्टिंजेंट गुड्स, ठीक है। तो सर एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कॉन्टिंजेंट। अच्छा सर एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है सर, पहले तो सर आप एक एक एग्जांपल दीजिए हमें। अच्छा ठीक है, देखो ए और बी, हम मान लो फॉर एग्जांपल अभी हम मान लो रखते हैं शुगर, सबसे बेस्ट शुगर का एग्जांपल रखते हैं। तो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया या अग्रीमेंट किया जो भी, ठीक है। बी को सर चाहिए था शुगर, और ये शुगर सर क्या है, ये ए के पास ऑलरेडी, मतलब पहले से ए के पास ये पड़ा हुआ है,
ये शुगर जो है सर ये ऑलरेडी क्या है, पहले से ए के पास पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब सर शुगर क्या होता है, शुगर इज एन एग्जिस्टिंग गुड्स, क्योंकि सर ये ए के पास पहले से ही पड़ा हुआ है और बी उसे खरीदना चाहता है। तो ये क्या है सर, एग्जिस्टिंग, मतलब दोज गुड्स विच आर अवेलेबल एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट इज मेड। ठीक है। अच्छा सर फ्यूचर गुड्स में क्या है, ए और बी ने अग्रीमेंट किया शुगर बाई करने का और शुगर सेल करने का। अब यहाँ पर मान लो चाहिए था 100 किलो शुगर बी को, ए के पास शुगर नहीं है, ए क्या करेगा सर, मैन्युफैक्चर करेगा। इसका मतलब सर शुगर आज तो नहीं है, लेकिन जब मैन्युफैक्चर करेगा तब शुगर अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे सर, गुड्स आज तो नहीं है लेकिन गुड्स कल तो मैन्युफैक्चर होंगे, तो ये बन जाता है सर फ्यूचर गुड्स। तो यहाँ पर बी ने बोला है टू बाय 100 kg ऑफ शुगर। अब शुगर आज नहीं है, शुगर मैन्युफैक्चर होगा उसके बाद शुगर आएगा, तो इसे हम कहते हैं सर गुड्स आज नहीं है लेकिन फ्यूचर में आएंगे, तो दिस बिकम्स फ्यूचर गुड्स, मतलब दोज व्हिच आर नॉट अवेलेबल व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इज मेड। अच्छा अब सर ये क्या है, एक और सर, बी ने अग्री किया, बी ने बोला मुझे शुगर खरीदना है, ए ने बोला डन आई एम रेडी। लेकिन ए ने बोला देखो देखो मैं तुम्हें बेच तो दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो शुगर है ना ये आने वाला है फ्रॉम यूएस और ये आएगा सर बाय शिप। तो देखो भाई अगर बी ने बोला मुझे शुगर चाहिए आज के आज, टुडे इमीडिएटली, ए ने बोला देखो शिप से आने वाला है, आज आने वाला है, अगर ये शिप से शुगर आ गया तब तो मैं बेच दूंगा, अगर नहीं आ पाया तो मैं बेच नहीं पाऊंगा। तो डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये जो शुगर है का जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ये डिपेंड करता है सर कि ये शुगर आज आएगा या नहीं आएगा। तो डिपेंड्स ऑन द अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट। अगर आज आ गया तो बेच दूंगा, नहीं आया तो बेच नहीं पाऊंगा। तो इसका मतलब दिस बिकम्स कंटिंजेंट गुड्स। तो कंटिंजेंट गुड्स मतलब सर दोज गुड्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट। आ गया तब तो बेच दूंगा, नहीं आया तो नहीं बेच पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे कहते हैं हम कंटिंजेंट गुड्स। क्लियर है सर, इसे हम कहते हैं कंटिंजेंट गुड्स। अच्छा अब सर एग्जिस्टिंग गुड्स। अच्छा अब एग्जिस्टिंग गुड्स में बच्चों को डाउट होता है सर एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर 3 टाइप्स का होता है। हाँ करेक्ट सर, क्या होता है, एक होता है स्पेसिफिक सर, एक होता है असर्टेंड, एक होता है सर अनअसर्टेंड, अनअसर्टेंड। अच्छा ठीक है सर, सर थोड़ा समझाइए स्पेसिफिक असर्टेंड अनअसर्टेंड। देखो सिंपल एग्जांपल से लेते हैं, विल टेक एक एग्जांपल लेंगे और एक एग्जांपल से हम सारा समझ जाएंगे। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं मान लो मैगी पैकेट का। ठीक है, मैगी पैकेट का एग्जांपल लेते हैं। ये ए है सर और ये है बी। ठीक है, बी सर जाता है ए की दुकान में और बी को सर क्या करना है, मैगी पैकेट खरीदना है। कितना मैगी पैकेट खरीदना है सर, मान लो 3 पैकेट खरीदना है मैगी का। मान लो ये टॉप रेमन, ठीक है सर, टॉप रेमन जो मैगी नहीं आता टॉप रेमन, वो खरीदना है। अच्छा अब ए क्या है सर, ए अब तुम जब मैगी खरीदने जाते हो दुकान में तो ऐसे पता है ना, ऐसे बहुत सारा पैकेट्स लगा हुआ रहता है, पैकेट्स मैगी का पैकेट्स ऐसे पड़ा हुआ रहेगा, वो 1 2 3 ऐसा बहुत सारा पैकेट, उसमें से वो तुम क्या ऐसा 3 फाड़ के देगा। करेक्ट, बहुत सारा पैकेट्स रहता है ना मैगी का। तो मान लो ए के पास क्या था, ऐसा मान लो पैकेट्स था बहुत सारा। ठीक है, तो उसके पास मान लो ऐसा 10 पैकेट्स था मैगी का। ठीक है, तो उसके पास क्या पूरा था, एक बंडल था और एक बंडल में ऐसे 10 पैकेट का पूरा रोल था, ऐसा रोल था पूरा 10 पैकेट का। ठीक है, अब उसमें से वो 3 फाड़ के तुम्हें देगा। ठीक है, तो बी ने मान लो, अब बी क्या करता है, बी बोलता है 10 पैकेट है, अब बी उसमें से 3 पैकेट क्या करता है, बी बायर क्या करता है, अभी के अभी तुरंत के तुरंत सिलेक्ट कर लेता है। बी बोलता है मुझे इसमें से ये 3 ही दो, अभी के अभी, अभी के अभी मुझे ये 3 दो। तो ये क्या हो जाता है सर, स्पेसिफिक, क्योंकि बी ने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया कि 3 के 3 इसमें से मुझे, देखो है तो 10 पैकेट, उसमें से मुझे ये 3 मैगी पैकेट अभी के अभी चाहिए, तो ये बन जाता है सर स्पेसिफिक। अच्छा ठीक है सर। अच्छा मान लो बी जाता है, वही बी को मान लो मैगी खरीदना है सर, कितना, 3 पैकेट का मैगी। अब ए के दुकान में पड़ा है, ए के दुकान में कितना है सर, 10 पैकेट पड़ा है। अब बी बोलते हैं देखो हम तो ना कल पिकनिक जा रहे हैं, ठीक है, कल जा रहे हैं पिकनिक, तो देखो मेरे को अभी बहुत सारा अरेंजमेंट करना है पिकनिक को, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम एक काम करना, इस 10 पैकेट में से अपने हिसाब से 3 पैकेट पैक कर देना। ठीक है,
तो अब बी के, अब देखो अब ये जो गुड्स है ये क्या है सर, गुड्स तो एग्जिस्टिंग है क्योंकि मैगी का पैकेट उसके दुकान में पड़ा है, तो गुड्स तो सर एग्जिस्टिंग है, लेकिन ये गुड्स अभी उसमें से 3 पैकेट कौन सा ये डालेगा, कौन सा सिलेक्ट करेगा, कौन सा फाड़ेगा, नहीं पता ना, तो ये क्या है सर, अनसर्टेन्ड है, ये क्या है सर, अनसर्टेन्ड। ठीक है, अब बी ने क्या बोला, मैं शाम को आके लूंगा, तो ये क्या है, वो कौन सा 3 पैकेट देगा, ना ए को पता ना बी को पता, तो ये क्या है सर, अभी के लिए तो क्या, अनसर्टेन्ड। अब क्या होगा सर, ए क्या करेगा, उस 10 में से 3 पैकेट फाड़ेगा, अब जैसे ही 3 पैकेट फाड़ेगा अब ये क्या हो जाता है सर, असर्टेन्ड। देखो उस समय देखो बी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, बी तो चला गया, बी बोला देखो रात तक मुझे दे देना, ठीक है, तो अब जो बी बोल के गया उस समय तो गुड्स अनसर्टेन था, क्योंकि ना ही बी ने आइडेंटिफाई किया ना ए ने आइडेंटिफाई किया, वो गुड्स अब वो कौन सा 3 पैकेट होगा नहीं पता, ना ए को ना बी को, तो अनसर्टेन। अब जब ए जब वो 10 में से 3 पैकेट क्या करेगा सर, फाड़ेगा मतलब क्या है सर, सिलेक्ट एंड सेट असाइड। अगर मान लो वो 3 पैकेट क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा एंड उसको सेट असाइड करेगा सर, सेट असाइड, तो उसको हम कहते हैं सर असर्टेन गुड्स। तो जहां पर तुम वर्ड सुन लो ना सेट असाइड, तो समझ जाना दिस बिकम्स असर्टेन गुड्स। जहां पर गुड्स पहले से आइडेंटिफाइड है समझ जाना दिस इज स्पेसिफिक, और जहां गुड्स मान लो नाइस आइडेंटिफाइड है पहले ना बाद में, मतलब ना ही वो आइडेंटिफाइड है ना सेट असाइड है ना सिलेक्टेड है, तो दैट बिकम्स अनसर्टेन गुड्स। सर अनसर्टेन गुड्स का और एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लो तुम्हारे गुड्स पड़ा है वेयर हाउस में, अब मैंने बोला मुझे 3 पैकेट मैगी चाहिए, अब वो गुड्स पड़ा है वेयर हाउस में, अब मुझे नहीं पता कि कौन सा पैकेट देगा कौन सा नहीं, तो वो जो वेयर हाउस में जो गुड्स पड़ा है वो क्या है सर, अनसर्टेन। अब उस वेयर हाउस में से जब वो गुड्स सिलेक्ट करेगा तब वो क्या हो जाएगा सर, असर्टेन। क्लियर है, तो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिन्यूइंग। अब एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है सर, जो गुड्स पहले से ही एग्जिस्टेंस में, बस फर्क इतना है सर कि अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, गुड्स तो पहले से है लेकिन तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया। अब स्पेसिफिक गुड्स क्या है सर, गुड्स एग्जिस्टिंग तो है, गुड्स हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, कब, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। सर असर्टेन में क्या होता है सर, गुड्स तुमने आइडेंटिफाई किया लेकिन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, आइडेंटिफाई किया मतलब गुड्स पहले से ही है लेकिन तुमने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया, कब आइडेंटिफाई किया, बाद में। जैसे मान लो 100 पैकेट चाहिए, उसमें से 10 पैकेट बाद में उसने सिलेक्ट किया, बाद में मतलब बी बोला रात को पैक करके रख देना, तो बाद में सिलेक्ट किया, तो बाद में मतलब क्या, असर्टेन गुड्स। ठीक है, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, तो वहां पर वही लिखा, आउट ऑफ ए लार्ज अनसर्टेन गुड्स व्हेन द क्वांटिटी इज आइडेंटिफाइड इट बिकम्स असर्टेन। अनअसर्टेन क्या है सर, ना ही आइडेंटिफाइड ना ही असर्टेन। अनअसर्टेन मतलब ना ही आइडेंटिफाइड ना ही असर्टेन। एग्जांपल क्या है सर, पैकेट ऑफ सेल, एग्जांपल क्या है, पैकेट ऑफ शुगर। जैसे मान लो बहुत सारे शुगर पैकेट्स पड़े या बहुत सारे मैगी पैकेट्स पड़े, और वो जो बहुत सारे मैगी पैकेट्स है तो वो एग्जिस्टिंग लेकिन अभी तक ना ही आइडेंटिफाइड हुए है ना असर्टेन हुए, तो अभी के लिए तो अनअसर्टेन है, बाद में जब तुम उसे सेट असाइड करोगे इट बिकम्स असर्टेन एंड स्पेसिफिक। ठीक है, तो स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन सिर्फ याद रखो है तो तीनों एग्जिस्टिंग, बस पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन अलग अलग है। अगर वो पहले ही आइडेंटिफाई हो गए कॉन्ट्रैक्ट के पहले या एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो वो स्पेसिफिक है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद हुए तो असर्टेन हुए, और जब तक वो नहीं हुए आइडेंटिफाइड तब तक क्या अनअसर्टेन। ठीक है, फ्यूचर में क्या सर, गुड्स मैन्युफैक्चर, जैसे मैंने बोला क्या बोला था मैंने, मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल क्या लिया था बच्चों मैंने, अरे अभी तो लिया था हमने एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग का, शुगर का, हाँ करेक्ट, शुगर मैन्युफैक्चरिंग, तो शुगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। या मान लो जैसे बाइक मैन्युफैक्चर करना, तो बाइक मैन्युफैक्चर होगा तो इसका मतलब फ्यूचर गुड्स। प्रोड्यूस, मान लो एप्पल प्रोड्यूस करना है, मान लो तुम एप्पल का फार्मिंग करते हो, या मान लो मैंगोस का फार्मिंग करते हो, या मान लो कोई और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, तो अभी तो गुड्स नहीं है लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 100 किलो एप्पल खरीदूंगा तुमसे। अब वो एप्पल का तुम फार्मिंग शुरू करोगे, वो एप्पल हार्वेस्ट होगा, फिर जाके एप्पल आएगा, अभी तो एप्पल है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन एप्पल नहीं अभी, तो एप्पल क्या होगा, फ्यूचर गुड्स है, अभी तो नहीं है लेकिन बाद में प्रोड्यूस होंगे, तो प्रोड्यूस और अक्वायर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जैसे एग्जांपल एप्पल फार्मिंग। कॉन्टिजेंट क्या है सर, एक्विजिशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट, उसे कहते हैं कॉन्टिजेंट गुड्स, तो दोज गुड्स व्हिच डिपेंड्स ऑन एन अनसर्टेन इवेंट या कंटिजेंसीज। ठीक है, अब आते हैं सर डिलीवरी के ऊपर। सर डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिलीवरी के ऊपर क्वेश्चन भी आता है सर। अच्छा सर डिलीवरी क्या होता है, ध्यान से सुनो, डिलीवरी होता है क्या, डिलीवरी का मतलब होता है सर वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो डिलीवरी क्या होता है बच्चों, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, मतलब जब तुम अपना पोजीशन ट्रांसफर करते हो किसी और को, पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिलीवरी। मतलब गुड्स ए के पास है और गुड्स ए क्या कर रहा है, बी को दे के आ रहा है, जैसे अब उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पोजीशन।
अब सर डिलीवरी में क्या होगा, एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी मतलब क्या है, गुड्स फिजिकली डिलीवर होते हैं, सिंपल। डिलीवरी का मतलब ये होता है ना, जैसे मान लो जोमेटो स्विगी वाले क्या करते हैं, गुड्स तुम्हें अपने घर में जाके तुमको डिलीवर करके आते तुम्हारे घर पे, तो इसलिए मतलब गुड्स क्या है, फिजिकली डिलीवर टू दी बायर, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल डिलीवरी। अब सर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है और सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है। सर कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है, जैसे मान लो गुड्स मान लो ए के पास पड़ा है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल 100 केजीज ऑफ वीट है सर, 100 केजीज ऑफ वीट। अब बी को चाहिए वीट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट है वीट खरीदने का और बेचने का। अब ये जो वीट है सर, ये पड़ा है एक वॉरहाउस में, और ये वॉरहाउस का जो ओनर है वो कौन है सर, सी के कंट्रोल में ये गुड्स पड़ा है, और ये गुड्स जो है वो सी होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ए। अब बी को चाहिए वीट, तो बी जाते हैं ए के पास और बी बोलता है भैया 100 किलो गेहूं दो। ए बोलता है अरे देखो एक काम करो, वो गुड्स पड़ा है वॉरहाउस में सी के पास, वहां से ले लो। बी जाता है, बी बोलता है देख मेरे पास खुद का कोई इन्वेंट्री, मतलब मेरे पास कोई खुद का वॉरहाउस नहीं है, मतलब मेरे पास कोई खुद का गोडाउन नहीं है, तो देखो मैं तो डिलीवरी ले नहीं पाऊंगा, मैं तो वो 100 किलो वहां से लेके अपने वॉरहाउस में ले, क्योंकि मेरे पास गोडाउन ही नहीं है, या फिर गोडाउन है लेकिन स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। तो बी क्या बोलेगा, मेरे पास स्पेस नहीं, तो एक काम करो, बी बोलेगा देखो कुछ ऐसा करो कि गुड्स इसके पास ही रहे, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं तो ले नहीं पाऊंगा। तो ए ने बोला एक काम करता हूँ, अब ए ने क्या बोला, मैं एक काम करता हूँ, हम कॉल करते सी को, सी जो वॉरहाउस कीपर उसको बोल दूंगा कि अब जो 100 किलो वीट जो तुम होल्ड कर रहा है ना मेरे लिए, नाउ यू होल्ड इट ऑन बिहाफ ऑफ बी। सी को जैसे ही मैं कॉल करके बोलूंगा, सी क्या करेगा, कंफर्म करेगा। सी अब कंफर्म करेगा, सी बोलेगा बी देखो ये 100 किलो वीट जो मैं ए के लिए होल्ड कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए होल्ड कर रहा हूँ। तो अब क्या हो गया, कंफर्म करेगा। यहाँ पर मुझे बताओ क्या गुड्स का मूवमेंट हो रहा है सर, क्या गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, नहीं। लेकिन सर क्या गुड्स का डिलीवरी हो गया, आंसर इज यस। इसका मतलब विदाउट मूवमेंट सर गुड्स का डिलीवरी हो गया, मतलब विदाउट चेंज इन पोजीशन गुड्स डिलीवर हो गया। तो व्हेन ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी और पोजीशन, गुड्स पहले भी सी के पास था, गुड्स अभी भी सर सी के पास है, गुड्स में ना कोई मूवमेंट हुआ है ना कोई चेंज इन पोजीशन है, लेकिन डिलीवरी हो गया। सर कब ये डिलीवरी कब हुआ सर, कब हुआ जब सी ने कंफर्म किया बायर को, जब सी ने कंफर्म किया बायर को तब हुआ डिलीवरी और तब हुआ ओनरशिप ट्रांसफर, ठीक है सर, तब हुआ डिलीवरी और तब हुआ ओनरशिप ट्रांसफर, याद रखना, ठीक है। तो जैसे ही सी फोन करके बोलेगा बी को, इसका मतलब हो गया है गुड्स डिलीवर, और ये कैसे हुआ है, बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये मान लिया जाएगा डिलीवर हो चुका है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, वो अव्युक्त वाला क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन बैंक में करेंगे तो याद रखना। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस विदाउट चेंज इन मूवमेंट और कस्टडी और पोजीशन ऑफ द गुड्स, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी सर क्या होता है, व्हेन द थर्ड पार्टी एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट इज होल्डिंग द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, तो उसी समय डिलीवरी मान लिया जाता है। अब आता है सर सिंबॉलिक डिलीवरी। सर सिंबॉलिक डिलीवरी का देखो मैं एकदम सिंपल एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, एकदम सिंपल और एकदम इजी है, इसमें कुछ ऐसा ताबड़तोड़ नहीं है, ठीक है। ऐसा मान लो ए है सर कौन, रेस्टोरेंट वाला, ये है सर रेस्टोरेंट वाला, और बी जो है वो जाता है, वो है कौन है, कस्टमर, ठीक है। अब बी को क्या चाहिए सर, बी को चाहिए एक प्लेट डोसा, ठीक है। अब बी क्या करेगा, पहले जाएगा काउंटर में और बी क्या करेगा, एक रिसिप्ट ले लेगा, वो डोसा का एक रिसिप्ट देगा, पैसा देगा और रिसिप्ट लेगा, रिसिप्ट, ठीक है। अब वही रिसिप्ट बी क्या करेगा, काउंटर पे जाएगा, मतलब जो शेफ है शेफ उसके पास जाएगा और उसको रिसिप्ट दिखाएगा, बोलो देखो ये समोसा वाला आइटम मुझे लेना है, सॉरी समोसा नहीं डोसा, ये डोसा मुझे लेना है, ठीक है। अब जैसे ही ये रिसिप्ट दिखाया तो अब जो शेफ है या जो काउंटर में जो बंदा है वो क्या करेगा, उसे डोसा पकड़ा देगा। इसका मतलब ये है सर, जैसे ही तुमने रिसिप्ट दिखाया तुम्हारे पास डोसा आ गया, इसका मतलब अगर रिसिप्ट मतलब जिसके पास ये रिसिप्ट है उसके पास गुड्स आ जाएगा सर। अगर ये रिसिप्ट मान लो बी के लिए सी दिखाता है तो सी ने दिखाया तो सी के पास आ गया गुड्स। इसका मतलब सर है जिसके पास रिसिप्ट उसके पास गुड्स, उसके पास गुड्स का मतलब क्या बोलते हो, डिलीवरी आ गया, ओनरशिप आ गया।
तो इसी को हम कहते हैं सर सिंबॉलिक डिलीवरी। तो सर जिसके पास रिसिप्ट उसके पास गुड्स, जिसके पास रिसिप्ट उसके पास गुड्स, मतलब जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है उसके पास वो गुड्स है। तो वही लिखा व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ थिंग इन टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, मतलब जहां पर ट्रांसफर हो रहा है इन टोकन ऑफ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स, मतलब यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जिसके पास ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो जाएगा उसके पास गुड्स भी ट्रांसफर हो जाएगा और वही गुड्स का मालिक बन जाएगा। तो जिसके पास रिसिप्ट उसके पास गुड्स, तो इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। और इसी को हम कहते हैं, ये जो रिसिप्ट है ना जो तुम्हें मिलता है डोसा का, इसी को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब ये है कि जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है उसके पास आ जाएगा ओनरशिप, उसके पास आ जाएगा ओनरशिप और उसके पास आ जाएगा वो गुड्स। ये मान लिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी हो गया, डिलीवरी हो गया, मतलब जिसके पास डॉक्यूमेंट उसके पास डिलीवरी हो गया। तो दिस इंक्लूड्स डिलीवरी बाय हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट टाइटल टू गुड्स। तो जैसे ही वो डॉक्यूमेंट मैंने किसी और को दे दिया तो ये मान लिया जाएगा कि गुड्स डिलीवर हो गया, ये गुड्स डिलीवर हो गया, क्योंकि जिसके पास डॉक्यूमेंट उसके पास ओनरशिप, जिसके पास डॉक्यूमेंट उसके पास ओनरशिप। तो वही लिखा है डॉक्यूमेंट टाइटल। तो जैसे ही हैंड ओवर किया डिलीवरी हो गया। तो इट शोज एंड द डॉक्यूमेंट, तो पहले हमने क्या पढ़ा, सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ थिंग इन टोकन, इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या है सर, अनकंडीशनल कमिटमेंट टू डिलीवर द गुड्स टू द होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होल्ड करेगा, जो होल्ड करेगा ना उसको हम चुपचाप चुपचाप कुछ बोले कुछ सुने हम उसको गुड्स डिलीवर कर देंगे। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग मतलब चुपचाप उसको गुड्स दे देना है जिसके पास डॉक्यूमेंट है। एग्जांपल क्या है सर, बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट, वॉरहाउस कीपर, रेलवे रिसिप्ट, मल्टी मॉडल रिसिप्ट, ये सब। मैटर रिसिप्ट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड। अब ये सब क्या होता है देखो, अभी है तो तुम्हारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं एक या दो समझा देता हूँ, ठीक है। मैं एक समझाता हूँ उससे तुम्हें सब क्लैरिटी हो जाएगा। मान लो ए को गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाना है बी को बाय वे ऑफ शिप। अब शिप को जब गुड्स हैंडओवर किया जाएगा तो कौन है यहाँ शिप पे, कौन बैठेगा, कैप्टन। कैप्टन को गुड्स दिया जाएगा। अब ये कैप्टन क्या करेगा ना, दो डॉक्यूमेंट इशू करेगा सर। एक डॉक्यूमेंट है सर मैटर रिसिप्ट। सर मैटर रिसिप्ट क्या बताता है कि सर गुड्स शिप कैप्टन को मिल गया, इट्स अ कंफर्मेशन कि गुड्स रिसीव हो गया, ठीक है। बस ये इतना ही है कि रिसीव हो गया और कुछ नहीं। उसके अलावा कैप्टन एक और देगा सर बिल ऑफ लैडिंग, एक और डॉक्यूमेंट देगा जिसको कहते हैं बिल ऑफ लैडिंग। अब ये बिल ऑफ लैडिंग डॉक्यूमेंट क्या है सर, ये है सर एक्नॉलेजमेंट कि हम गुड्स को करेंगे ट्रांसपोर्ट, और जो बिल ऑफ लैडिंग हमें दिखाएगा उसको हम गुड्स चुपचाप दे देंगे। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन इशू करता है, कैप्टन। कैप्टन देगा ए को, मैटर रिसिप्ट आ गया, बिल ऑफ लैडिंग भी आ गया। अब मैटर रिसिप्ट तो ए चलो अपने पास रख लेगा क्योंकि कंफर्मेशन है, लेकिन जो बिल ऑफ लैडिंग है वो ए क्या करेगा, बी को दे देगा। अब जब शिप पहुंचेगा बी के पास, मतलब बी का जो स्टेट है वहां पर जब शिप पहुंचेगा तो बी दिखाएगा कैप्टन को कि देखो ये है ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग मेरे पास है, तुम देखो। तो जैसे बिल ऑफ लैडिंग कैप्टन देखेगा बी के पास है तो कैप्टन क्या करेगा, गुड्स डिलीवर कर देगा बी के पास। अच्छा क्या सर बी यही बिल ऑफ लैडिंग सी को ट्रांसफर अगर कर दिया तो क्या डिलीवरी मान लिया जाएगा, आंसर इज यस। अब जैसे ही मान लो ये बिल ऑफ लैडिंग मैंने डिलीवर कर दिया सी को तो ये मानेंगे सिंबॉलिक डिलीवरी। अब सी क्या करेगा, कैप्टन को दिखाएगा कि देखो बिल ऑफ लैडिंग मेरे पास, तो कैप्टन क्या करेगा, गुड्स दे देगा सी के। क्यों, क्योंकि जिसके पास डॉक्यूमेंट उसके पास गुड्स का डिलीवरी। तो जैसे सी दिखाएगा सी, अगर सी ने किसी और को भेज दिया तो उसके पास डिलीवरी आ जाएगा। तो जैसे डॉक्यूमेंट हम ट्रांसफर करते जाएंगे उसके पास डिलीवरी आते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी नहीं हो रहा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का डिलीवरी हो रहा है। तो बिल ऑफ लैडिंग है। वैसे अगर मान लो तुम रेलवे से देते हो तो रेलवे रिसिप्ट, अगर तुम बाय रोड देते हो तो कंसाइनमेंट नोट होता है। अब डॉक वारंट बेसिकली क्या है, जब गुड्स शिप में पार्क किया जाता है, मतलब डॉक मतलब डॉकयार्ड मतलब जहां शिप पार्क किया जाता है। नॉर्मल तुम पार्किंग करते हो तो वो हम पार्किंग, कार पार्किंग वगैरह कहते हैं। जहां शिप पार्क होता है ना उसे हम कहते हैं डॉकयार्ड, जहां पर शिप पार्क होता है। तो शिप का जो पार्किंग एरिया उसे कहते हैं डॉकयार्ड। अब वो डॉकयार्ड जो ओनर है वो क्या करेगा, एक वारंट देगा, और जो जिसके पास वो वारंट उसके पास गुड्स, मतलब तुम वारंट जाके दिखा दो वो तुमको गुड्स हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अब इधर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मैंने क्या बोला, जिसके पास डॉक्यूमेंट उसके पास गुड्स। अब सर एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अब डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या होता है, मान लो सर ए के पास है सर शेयर सर्टिफिकेट। अब मान लो अगर मान लो ये शेयर सर्टिफिकेट मान लो बी के पास आ गया तो क्या बी ओनर बन जाएगा, क्या हम ये मानेंगे बी शेयर डिलीवर हो गया बी को, आंसर इज नो। अरे शेयर सर्टिफिकेट में तो सर ए का नाम है ना। अब ये शेयर सर्टिफिकेट किसके पास भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, ओनर तो ए ही है। तो जस्ट बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट बी के पास आ गया, बी तो उसका ओनर नहीं बनेगा ना, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट में तो नाम लिखा रहता है कि ए इज द ओनर ऑफ द शेयर्स।
तो जस्ट बिकॉज बी के पास आ गया तो वो तो ओनर नहीं बनेगा। तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप, वहां पर नाम लिखा हुआ रहता है कि ये बंदा है ओनर, सिर्फ और सिर्फ यही, तो इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। एग्जांपल शेयर। तो याद रखना डॉक्यूमेंट टाइटल मतलब जिसके पास वो डॉक्यूमेंट उसके पास ओनरशिप। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब उस डॉक्यूमेंट में ओनर का नाम लिखा हुआ है, जिसके पास भी डॉक्यूमेंट हो हमें फर्क नहीं पड़ता, जो ओनर है वही उस डॉक्यूमेंट का ओनर है। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट करिए सर क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है सर? सिंपल, हमने क्या बोला, दो पार्टीज होना चाहिए। अभी इतना कुछ हमने पढ़ लिया, दो पार्टीज होना चाहिए सर, गुड्स होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। एब्सोल्यूट कंडीशन मतलब अग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। एंड ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब जो अदर एलिमेंट्स है वो सब भी क्लियर। उसके बाद सर मोड्स क्या है, अब व्हाट आर द फॉलोइंग मोड्स। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक बार देख लो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जैसे वो ऑफर टू बाय, ऑफर टू सेल, ये क्या था? अग्रीमेंट। सर इमीडिएट डिलीवरी, फ्यूचर पेमेंट मतलब जैसे मान लो तुमने क्रेडिट में दिया 30 डेज क्रेडिट पेड, तो डिलीवरी हो जाता है लेकिन पेमेंट करोगे 30 दिन के बाद। इमीडिएट प्राइस पेमेंट, फ्यूचर में डिलीवरी, जैसे मान लो ऑनलाइन शॉपिंग किया तुमने और तुमने पैसा तुरंत दे दिया, तो तुरंत दे दिया इसका मतलब डिलीवरी आने वाला बाद में। सर इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट पेमेंट मतलब गुड्स तुम्हें हैंड ओवर कर दिया इमीडिएटली, पैसा भी तुमने दे दिया, मतलब डिलीवरी भी तुम्हारे पास, पेमेंट भी तुमने तुरंत दे दिया। मतलब जैसे मान लो तुम किसी दुकान में जाते हो तो गुड्स भी तुमने खरीद लिया काउंटर में और पैसा कैश सेल, जैसे कैश सेल, कैश सेल में क्या होता है, डिलीवरी भी तुरंत, पेमेंट भी तुरंत, कैश सेल में, तो वही हो गया। सर डिलीवरी और पेमेंट इंस्टॉलमेंट में, जैसे मान लो ईएमआई, डिलीवरी भी तुम ईएमआई में क्या होता है सर, पेमेंट तुम इंस्टॉलमेंट करो, डिलीवरी तो आ गया लेकिन पेमेंट इंस्टॉलमेंट है। अच्छा सर डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट क्या होता है? सर डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट मतलब अगर गुड्स हम लॉट में बेच रहे हैं, लॉट, मल्टीपल लॉट, एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट, तो उसको कहते हैं डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। सर डिलीवरी और पेमेंट एट फ्यूचर डेट, डिलीवरी भी बाद में, पेमेंट बाद में, कैश ऑन डिलीवरी, जब डिलीवरी होगा तब पेमेंट करेंगे, तो डिलीवरी भी फ्यूचर में, पेमेंट भी फ्यूचर में। सिंपल, इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। अब बचा है सर ये दो टॉपिक, अब ये दो टॉपिक है प्लस और एक टॉपिक है, तो सोच रहे काम करता आधा घंटा ये कवर कर लेते, सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं ऐसा तोड़, ठीक है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सर ये तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा है। इम्पॉसिबिलिटी याद है, अगर कोई अग्रीमेंट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म तो क्या हो जाता है, वॉइड। अब देखो, गुड्स पेरिशिंग बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स पेरिशिंग आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल, मतलब क्या है सर, एक तो बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, इसका मतलब क्या है सर, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मशीन ए को मान लो मशीन बेचना है, तो यहाँ पर क्या है, देखो क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा सर अग्रीमेंट टू सेल है, वहां लिख देगा अग्री टू सेल या ऑफर टू सेल, जब वो लिख देगा ना अग्रीड या ऑफर टू सेल, समझ जाना इट्स एन अग्रीमेंट टू सेल। तो यहाँ पर क्या है सर, ए अग्रीड टू सेल मशीन, ठीक है। बी ने कंडीशन रख दिया, कंडीशन क्या है सर, रनिंग कंडीशन में होगा तभी जाके मैं लूंगा, तो इसका मतलब क्या है, अग्रीमेंट टू सेल है, तो जब वो रनिंग कंडीशन में रेडी हो जाएगा तो बी खरीद लेगा, ठीक है। अब मान लो दोनों ने अग्रीमेंट टू सेल किया 25 तारीख को, 25/7/2025, रनिंग कंडीशन में होने के बाद बी खरीदेगा। अब मान लो मशीन, अब ए क्या किया, ए ने मशीन रिपेयर करना स्टार्ट किया, क्योंकि रनिंग कंडीशन में होगा तभी तो बी खरीदेगा ना, तो ए वाज ट्राइंग टू मेक श्योर कि मशीन रिपेयर हो गया, ठीक हो जाए, परफेक्ट रनिंग कंडीशन में आ जाए। अब जब रिपेयर हो रहा तो मशीन क्या हो गया, डैमेज हो गया था, मशीन क्या है, डैमेज हो गया था, वो अपने आप डैमेज हो गया, मतलब ना ही ए का फॉल्ट था ना ही बी का फॉल्ट था, मशीन डैमेज हो गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जब रिपेयर वगैरह चल रहा था, तो मशीन अपने आप डैमेज हो गया। तो जब मशीन डैमेज हो गया सर, तो यहाँ पर क्या है, अग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड, क्योंकि मशीन डिस्ट्रॉय हो गया ना, देखो अग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर ही मशीन है और वो मशीन ही डैमेज या डिस्ट्रॉय हो गया, तो अग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड। अब इसको हम क्या कहते हैं सर, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मतलब पहले तो मशीन था लेकिन मशीन बाद में डैमेज हो गया। अच्छा इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है सर, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी सिंपल है, ए ने बी के साथ मान लो कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो फॉर एग्जांपल सेल ऑफ मान लो पोटैटो चिप्स, ठीक है, और ये पोटैटो चिप्स मान लो अग्रीमेंट था, अग्रीमेंट टू सेल, और ये पोटैटो चिप्स मान लो अगर पहले से डिस्ट्रॉय हो गया और ए को पता ही नहीं था कि पोटैटो चिप्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये क्या हो जाता है सर, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। तो बस यही लिखा हुआ है, दोनों केस में वॉइड है, बस फर्क इतना है वो पहले डैमेज होता है, ये बाद में डैमेज होता है, और अगर वॉइड हो गया तो तुम्हें पता ही है वॉइड के केस में कुछ नहीं होगा,
प्राइस रिकवरी होगा नहीं। और मैंने बोला कि जिसके पास ओनरशिप उसका नुकसान, ठीक है। तो अगर मान लो ये अग्रीमेंट टू सेल है, अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप किसके पास है, ए के पास, ऊपर में भी किसके पास है, ए के पास, तो ओनरशिप ए के पास, इसका मतलब जो मशीन में नुकसान हुआ है, मतलब डैमेज की वजह से, मतलब जो भी नुकसान है वो नुकसान का भुगतान कौन करेगा, ए ही करेगा, क्योंकि ओनरशिप तो ए के पास ही है। तो वो अग्रीमेंट टू सेल वाला कंसेप्ट, प्लस अभी अग्रीमेंट वॉइड हो गया क्योंकि मशीन डिस्ट्रॉय होगा, तो अब प्राइस रिकवरी नहीं होगा, अब तुम बायर से प्राइस रिकवर नहीं कर पाओगे क्योंकि मशीन हो गया डिस्ट्रॉय। अग्रीमेंट ही वॉइड ना, प्राइस ना ही प्राइस रिकवर होगा, ना मशीन डिलीवर होगा, ना पोटैटो चिप्स डिलीवर होंगे, क्योंकि अग्रीमेंट ही वॉइड हो गया। तो यही है पेरिशिंग बिफोर, पेरिशिंग आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, इसको बहुत सारे क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बैंक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक होता है गुड्स पेरिश होता है, डैमेज होता है बिफोर, और एक होता है आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। प्राइस मैंने बोला सर प्राइस होता है मॉनेटरी कंसीडरेशन। सर प्राइस फिक्स कैसे किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब मान लो तुम जाते हो दुकानदार से सब्जी खरीदने, तुमने नेगोशिएट किया कि तुम, उसने बोला 50 रुपए, तुमने बोला 40 रुपए, उसने बोला ना तुम्हारा ना मेरा 45 रुपीज, 45 रुपये में सब्जी ले लो। तो यहाँ पर हम दोनों ने प्राइस फिक्स कर दिया और हमने प्राइस रखा 45, तो प्राइस फिक्स्ड बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने नेगोशिएट किया और प्राइस फिक्स कर दिया, तो प्राइस फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ये तो पहला तरीका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सेकंड क्या है सर, अग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या है सर, ठीक है, ए और बी, बी को क्या खरीदना सर, बी को मान लो खरीदना था एक क्या बोलते हैं फर्नीचर, ठीक है, बी को फर्नीचर खरीदना था, बी चाहता था कि इस फर्नीचर को ए ना डिजाइन करके दे, डिजाइन करके, ठीक है। अब डिजाइनिंग का कॉस्ट ए को नहीं पता, तो ए ने बोला बी को एक काम करो, देखो फर्नीचर का पैसा जो है वो ठीक है, डिजाइनिंग का क्या करते हैं ना, जो भी लगेगा कॉस्ट प्लस लेबर चार्जेस लगेगा प्लस 10% मार्जिन, ये है डिजाइनिंग का खर्चा। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है कि अग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड, मैनर क्या है कि भैया डिजाइनिंग का जो खर्चा है वो प्लस 10% का खर्चा, डिजाइनिंग प्लस 10% मार्जिन तो रखूंगा, तो या तो फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट या फिर अग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फर्नीचर बनाने का जो खर्चा है वो, क्योंकि फर्नीचर बेच रहा हूं ना, तो जो भी फर्नीचर बनाने का खर्चा लगेगा वो प्लस 10% प्लस डिजाइनिंग का खर्चा उसमें 10%, तो वो है क्या, अग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेबर चार्जेस वगैरह जो लूंगा वो प्लस 10% का प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कहने का मतलब मैं मैनर स्पेसिफाई कर दूं कॉन्ट्रैक्ट में कि भैया जो जो खर्चा लगेगा वो प्लस 10% मेरा, मतलब मैंने बता दिया ब्रेकअप, जहां मैंने ब्रेकअप दे दिया ना, इसका मतलब फिक्स्ड इन अ मैनर। अच्छा ये तो इतना रिलेवेंट नहीं, ये भी रिलेवेंट है सर, ये वाला डिटरमाइंड, अब ये भी इतना रिलेवेंट नहीं। देखो अग्री टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर एक्चुअली देखा जाए ना, एक तो सर ये हो गया लेबर चार्जेस प्लस 10%, ठीक है। एक और होता है सर, एक और होता है अग्री टू बी फिक्स्ड, जैसे मान लो ए और बी, ए को बेचना है सर शेयर्स होता है सर गुड्स, हमने पढ़ा। अब इसका शेयर्स का प्राइस ना ए को पता है ना बी को पता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपॉइंट किया सर वैल्यूअर को, और वैल्यूअर जो प्राइस फिक्स करेगा उसी प्राइस में सर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब शेयर्स है, जो शेयर्स हम बेचेंगे सर उसका प्राइस क्या होगा, एज डिटरमाइंड बाय द वैल्यूअर, तो प्राइस विल बी फिक्स्ड इन अ मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो वैल्यूअर है जो वैल्यूएशन करेगा उस बेसिस में हम प्राइस फिक्स करेंगे, और डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, मतलब जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन है उस हिसाब से प्राइस फिक्स किया जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब डे टू डे बेसिस में जो होता है, ठीक है। तो सर प्राइस तीन तरीके से होता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट में मैनर बता दिया जाएगा, या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो होता है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मान लो फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें प्राइस नहीं पता, तो तुम क्या करोगे, किसी और कोई और अगर वो गुड्स बेच रहा है तो उसका प्राइस लोगे और उसके प्राइस के बेसिस में तुम डिसाइड करोगे, तो डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, ठीक है। पेमेंट ऑफ प्राइस मैंने बोला इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स। हाँ अब देखो, इफ द पार्टीज इग्नोर द क्वेश्चन ऑफ प्राइस इट डज नॉट बिकम्स एन अनसर्टेन इनवैलिड एग्रीमेंट, it will rather be a valid contract and the buyer shall pay a reasonable price, buyer shall pay a reasonable price or depending on circumstances। सर ये क्या है सर, if the parties ignore it does not becomes uncertain, does not becomes invalid, buyer को पैसा देना पड़ेगा, है क्या सर, देखो सर ए है और बी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू सेल स्विफ्ट कार, ठीक है। अब ए ने बोला कि स्विफ्ट कार बेचेंगे, कौन से प्राइस में, ये प्राइस हम फिक्स करेंगे और जो भी प्राइस हम फिक्स करेंगे उस प्राइस के बेसिस में तुम्हें बेच दूंगा मैं।
अब ए ने क्या किया, ए को बेचना नहीं था, ए ने क्या किया, प्राइस फिक्स ही नहीं किया। ए प्राइस फिक्स नहीं किया तो ए ने सोचा प्राइस फिक्स नहीं करूंगा तो बेचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइस ही फिक्स नहीं करूंगा ना, तो प्राइस फिक्स नहीं है तो अग्रीमेंट वाइड, अग्रीमेंट वाइड तो बेचने का जरूरत नहीं है। ए बहुत स्मार्ट, पहले तो उसने अग्रीमेंट करे लेकिन बाद में वो सोचा कि क्यों ही बेचूंगा, तो इसने क्या किया, प्राइस ही फिक्स नहीं किया। अब बी भाई, बी टेंशन में आके बोला, अरे ये क्या बात हो गया भाई, तुमने तो बोला था प्राइस फिक्स होगा, तुम प्राइस फिक्स नहीं करो। अब बी क्या बोलता है, जस्ट बिकॉज तुमने प्राइस फिक्स नहीं किया इसका मतलब ये थोड़ी है कि अग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, नहीं, प्राइस तुमने फिक्स नहीं किया। देखो तो क्या होगा, हमने पढ़ा था या तो तुम प्राइस एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट या मैनर या कोर्स ऑफ डीलिंग्स, अगर उसके बाद भी प्राइस फिक्स नहीं होता तो क्या होगा, फिर जो रीजनेबल प्राइस होगा वो प्राइस बायर पे करेगा सेलर को। अब वो रीजनेबल प्राइस कैसा होता है वो लॉ में नहीं बताया, वो रीजनेबल प्राइस तुमको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन करके पे करना है। तो बायर यहाँ पर रीजनेबल प्राइस डिटरमाइन करेगा और पे करेगा, और ए से क्या करेगा, कार लेगा। तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज प्राइस फिक्स नहीं हो पा रहा इसका मतलब ये नहीं है सर कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, जस्ट बिकॉज प्राइस फिक्स नहीं हो रहा। प्राइस फिक्स तो होगा बाय हुक और बाय क्रुक, प्राइस तो होगा ही होगा, या तो तुम कॉन्ट्रैक्ट से कर लो या मैनर से कर लो या कोर्स ऑफ डीलिंग से कर लो, तब भी नहीं हो रहा तो सेलर एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि भैया प्राइस फिक्स नहीं, अग्रीमेंट वाइड नहीं, नहीं नहीं, बायर रीजनेबल प्राइस डिटरमाइन करेगा और तुम्हें पे कर दिया जाएगा। देन अब आते हैं सर अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। अब सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट समझेंगे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है, तो एक एक करके डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट सर व्हेन देयर इज, अब लास्ट टॉपिक है, अच्छे से देख लो, थोड़ा मेहनत कर लो, और 10-15 मिनट का टाइम है, देख लो। व्हेन देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल गुड्स एंड द प्राइस हैज टू बी फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी। अग्रीमेंट टू सेल है, प्राइस फिक्स करेगा थर्ड पार्टी, मतलब वैल्यूअर, वैल्यूअर फिक्स करेगा, लेकिन उसने क्या किया, वैल्यूएशन किया नहीं, या तुमने उसे वैल्यूएशन करने नहीं दिया, तो अग्रीमेंट क्या हो जाता है सर, वॉइड। मतलब क्या है सर, मतलब मान लो ए है और बी है सर, ठीक है, मान लो ए को बेचना है कार, कार का वैल्यूएशन कौन करेगा, मान लो फादर ऑफ ए, फादर जो है वो कार का वैल्यूएशन करेगा और उस वैल्यूएशन पे बी को दिया जाएगा। अब फादर जो है ए का, उसने वैल्यू ही नहीं किया। अब अगर उसने वैल्यू ही नहीं किया, देखो यहाँ पर क्या था, अग्रीमेंट टू सेल है सर, और प्राइस देखो हमने अग्रीमेंट में बोला है कि प्राइस थर्ड पार्टी फिक्स करेगा, ठीक है, लेकिन अब थर्ड पार्टी ने प्राइस फिक्स नहीं किया, अब थर्ड पार्टी ने प्राइस फिक्स नहीं किया तो क्या ही करेंगे सर, तब तो फिर अग्रीमेंट वॉइड होना ही होना है। तो इस केस में क्या होगा सर, अग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड, बी के पास अब कार नहीं आने वाला, क्योंकि अग्रीमेंट है वॉइड होगा, क्योंकि देखो हमने कॉन्ट्रैक्ट में बोला थर्ड पार्टी फिक्स करेगा, और थर्ड पार्टी ही फिक्स नहीं कर पा रहा, थर्ड पार्टी ने मना कर दिया, बोला हम तो फिक्स करेंगे नहीं, कर लो जो करना है, तो अग्रीमेंट वॉइड हो गया। तो अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, सर थर्ड पार्टी ने अगर फिक्स नहीं किया तो भाई, तो कहीं ना कहीं क्या है, मतलब थर्ड पार्टी ने अगर फिक्स नहीं किया तो उस केस में सर जो नुकसान है, क्या उस डैमेजेस तुम क्लेम कर सकते हो थर्ड पार्टी से, आंसर इज डैमेजेस तुम क्लेम कर सकते हो थर्ड पार्टी से, लेकिन अग्रीमेंट तो वाइड होगा, ठीक है, अग्रीमेंट तो सर वाइड होगा, ठीक है। याद रखना, अगर थर्ड पार्टी मना कर देता है, या मान लो, या तो मैंने क्या बोला, फादर ने मना कर दिया, या मान लो ए जो है ना, ए क्या करता है, ए ही, अब ए क्या करता है, ए ही फादर अपने पिता को वैल्यूएशन करने से रोक देता है, मान लो सेलर ही वैल्यूएशन करने से रोक देता है, तो उस केस में भी अग्रीमेंट तो वॉइड हो गया, लेकिन हाँ यहाँ पर बी क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है, फ्रॉम ए। क्या लिखे, इफ द थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड, अगर तुम उसे रोक रहे हो, अगर तुम उसे रोक रहे हो प्राइस फिक्स करने से, बाय द डिफॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, तो जो डिफॉल्टिंग पार्टी है ना वो डैमेजेस पे करेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड। तो अग्रीमेंट तो वॉइड होगा, अगर तुमने रोक दिया तो भी अग्रीमेंट वॉइड, अगर मान लो वैल्यूअर ने खुद से वैल्यू नहीं किया तो भी अग्रीमेंट वॉइड, लेकिन अगर तुमने वैल्यूअर को रोका है, चाहे सेलर हो या बायर हो, कोई भी हो, अगर तुमने वैल्यूअर को रोक दिया ना, तो फिर जिसने रोका है उसको डैमेजेस पे करना पड़ेगा। अगर सेलर ने रोका है तो सेलर डैमेजेस पे करेगा, बायर ने रोका है तो बायर को डैमेजेस पे करना पड़ेगा। तो जहां तुम बायर मतलब वैल्यूअर को रोक देते हो ना, मतलब वैल्यूअर को रोक देते हो, भाई वैल्यूएशन नहीं करते, करने नहीं देंगे, चाह जो करना कर लो, करने नहीं देंगे, तो इस केस में जो डिफॉल्टिंग पार्टी है ना उसको डैमेजेस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट हो गया हुआ, वो वाइड हो गया हुआ, क्योंकि वैल्यूएशन नहीं होगा तो वाइड। लास्ट में क्या लिखा है, अगर, अब मान लो देखो, अब एक एग्जांपल लेता हूं, तीनों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। देखो मान लो अग्रीमेंट है टू सेल मस्टर्ड ऑयल, ये क्वेश्चन है तुम्हारे आई थिंक आरटीपी वगैरह का है। मस्टर्ड ऑयल मान लो कितने हैं सर, 1000 लीटर, 1000 लीटर, और इसका वैल्यूएशन कौन करेगा सर, थर्ड पार्टी, ठीक है। अब मान लो इस 1000 लीटर में से 500 लीटर
क्या किया है, ऑलरेडी डिलीवर्ड टू बी, और 500 लीटर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। ठीक है, एक सेकंड, 500 नहीं, इसको ना थोड़ा डिफरेंट कर देते, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लो 600 लीटर डिलीवर कर दिया बी को, और 400 लीटर अभी तक डिलीवर ही नहीं हुआ बी को। तो देखो 600 लीटर जो डिलीवर हो गया ना, देखो डिलीवर हो गया ना, अब थर्ड पार्टी देखो वैल्यू करे या ना करे, या तुमने थर्ड पार्टी को रोक दिया, या थर्ड पार्टी ने वैल्यू नहीं किया, कुछ भी हो जाए, अगर डिलीवर हो गया ना, बी ने रिसीव कर लिया, तो रिसीव कर लिया ना, बस अब बी को रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। रिसीव कर लिया ना, देखो रिसीव कर लो ना, जैसे जहां तुम्हें क्वेश्चन में दिख रहा है रिसीव, बायर ने रिसीव कर लिया, बस रिसीव कर लिया मतलब चुपचाप रीजनेबल प्राइस पे कर दो। लेकिन 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 400 लीटर रिसीव नहीं किया, अब ये 400 लीटर, अब ये जो भी वैल्यूएशन था, वैल्यूएशन कौन करे, थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी ने अगर वैल्यूएशन नहीं किया तो फिर ये 400 लीटर के लिए अग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड, बी के पास ये 400 लीटर नहीं आने वाला। ठीक है, बी के पास ये 400 लीटर नहीं आने वाला, लेकिन हाँ 600 लीटर बी के पास आएगा और बी को रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। बट 400 लीटर नहीं आने वाला क्योंकि थर्ड पार्टी ने वैल्यू नहीं किया। हाँ अगर ए अगर मान लो रोक देता थर्ड पार्टी को, तो फिर बी क्या करेगा, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा 3 पॉइंट। पहला पॉइंट ये है थर्ड पार्टी वैल्यू नहीं कर रहा ना, अग्रीमेंट वॉइड। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि भाई तुमने रोका, अगर तुमने रोका है ना थर्ड पार्टी को, तो तुम डैमेजेस पे करोगे दूसरे पार्टी को, मतलब अग्रीव्ड पार्टी को। ठीक है, तो तुम्हें जो विक्टिम है, मतलब सॉरी जो हाँ विक्टिम है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसको तुम डैमेजेस पे करोगे। और थर्ड है अगर बायर ने गुड्स रिसीव कर लिया और मान लो वैल्यूअर ने वैल्यू नहीं किया या तुमने रोक दिया, कुछ भी हो, बायर ने रिसीव कर लिया ना, फिर बायर को प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा 3 पॉइंट्स, और यहीं पर होता है हमारा यूनिट 1 का शानदार रिवीजन। मैंने सारे एग्जांपल्स क्वेश्चन बहुत सारे हमने यहीं कवर कर लिए, तो जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो तुम्हें चैप्टर लगने वाला है इजी, क्योंकि हमने बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहीं पर कवर कर लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन अब यूनिट, अब जैसे ही देखो मैं ना लाइन बाय लाइन चलने वाला हूँ। ठीक है, अभी हमने क्या कर लिया, नोट्स का रिवीजन, अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन। ठीक है, तो तुम लोग रेडी रहना, एक बार वापस से अगर देखना तो देख लेना। अब कुछ नहीं है, वीडियो तुमने देख लेना, अब तुमको सिर्फ रिवाइज करना है बस। नोट्स तुमको मिल जाएगा, नोट्स का मैं देखूंगा, अगर यूट्यूब में होगा तो यूट्यूब में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल होगा तो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वो तुम्हें अपडेट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक रिवाइज करते रहो।